मेरी आवाज आ रही है बच्चों? रितेश, आपकी ड्राफ्टिंग जो है वो मैंने देख ली है। आज हम जो ड्राफ्टिंग सेक्शन रख रहे हैं उसके बाद जब तुम खुद ड्राफ्टिंग करोगे बेटा, इंशाल्लाह आपको अब डिफरेंस फील होगा कि ड्राफ्टिंग कहते हैं किसको है। ठीक है। अच्छा, आज के सेशन की दो पार्ट्स हैं। पहले तो हम थोड़ा सा वो हिस्सा कवर करेंगे जो पिछली क्लास में इन अ वे अधूरा रहा था। फिर चूंकि शुरू के दिन है, ड्राफ्टिंग का काम हम अभी सीख लेंगे तो हर लॉ के साथ साथ ड्राफ्टिंग भी करते रहेंगे और आपके स्किल्स बेहतर होते जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक स्लाइड मैंने नई ऐड की है, इट्स अ न्यू स्लाइड। तो आप इसको थोड़ा सा देख लो ताकि आपको एक किस्म की नेविगेशन भी मिलती रहे। ठीक है, इसको मैं चाहता हूं कि सिर्फ आप एक दफा देख लो इस लॉग की, ताकि मैंने आपको कहा था ना कि जब आप कोर आइडेंटिफाई कर लोगे तो कोर की वजह से बेटा होता ये है। ठीक है अली, अली बेटा मैं करता हूँ पेपर के साथ। पेपर पे आज गुफ्तगू करने के बजाय हम अपने पेपर की तैयारी करेंगे। ठीक है, टाइम की कमी है। बाकी पेपर का रिव्यू मैं आपको बाद में देता हूँ। अच्छा बच्चों, ये देखो, मैं चाहता हूँ कि एक चीज आप देख लो, और वो क्या है। अच्छा, एक स्लाइड सिर्फ आप लोग देख लो, उसके बाद मैं आगे स्टार्ट करूंगा। ठीक है। अच्छा, इस स्लाइड में ठीक है, चलो ये व्यू आ रहा है, यही ठीक है। क्योंकि मुझे अभी इसका सिर्फ आपको एक बताना है, आइडिया बताना है। ठीक है। फिर हर लॉ के अंदर ये चीज रिपीट होगी। देखिए, मैंने एक स्लाइड इसमें ऐड की है जो अब सारी आगे आने वाले लॉज का हिस्सा होगा। उसका नाम है नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब है कि उस लॉ के मैंने सेगमेंट्स बना लिए। वो सेगमेंट्स करेंगे ये कि आपको पता चलेगा कि फोकस कहाँ रखना है, कौन सी चीजें इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम ग्रिप कर लें, और कौन सी चीजें एंसिलरी हैं उनको बाद में भी किया जा सकता है। हर हर लॉ का कोई कोर हिस्सा होता है और बाकी दूसरा हिस्सा जो एंसिलरी होता है, और कुछ हिस्सा डेडवुड की तरह होता है। ठीक है। अब आप यहाँ देखें तो सबसे पहले आपको नजर आ रहा है व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग। ये कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग था जो मैंने इस पूरे लॉ को समझाने के लिए आपको पहला सेगमेंट यही समझाया था। इसमें हमने देखा था कि मनी लॉन्ड्रिंग इज अ कॉमन कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें ऐसे ही इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए वो मैंने स्टोरी भी आपको क्राइम मास्टर वाली बताई थी। फिर आपको मैंने बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग क्यों की जाती है, फिर बताया था कैसे की जाती है, ताकि जब आपका कॉन्सेप्ट बन गया तो आप आगे बढ़ गए। जब आगे बढ़े तो अगला सेगमेंट मैंने आपको कवर करवाया ऑफेंस एंड पनिशमेंट का। ऑफेंस एंड पनिशमेंट में हमने देखा कि मनी लॉन्ड्रिंग कहते किसको है और उसकी पनिशमेंट क्या है। अच्छा, पनिशमेंट के लिए हमने सेक्शन 4 भी कवर किया, और उसके बाद कंपनी के लिए भी एक जो सेगमेंट था वो भी हमने कवर किया। अच्छा, इसके बाद जो अगला सेगमेंट है, वो सेगमेंट इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन का है। ये अगली क्लास में आ जाएगा। रेगुलेटरी अथॉरिटी और फॉरेन एग्रीमेंट्स, ये एंसिलरी है दो सेगमेंट्स। मगर उसके बाद जो रिपोर्टिंग वाला सेगमेंट है जो लास्ट में आ रहा है, हमने अब तक इन तीन सेगमेंट्स को कवर कर लिया है। अगर आप मुझसे कहोगे तो मैं कहूंगा कि जो अगली क्लास होगी उसमें इसेंशियली ये लॉ कंप्लीट हो जाएगा। इसेंशियली इन द सेंस कि कोर कवर हो जाएगा। बाकी दो सेगमेंट रहेंगे, कौन से, रेगुलेटरी अथॉरिटी, और ये हम कवर करेंगे, ये नहीं कि हम कुछ छोड़ेंगे, हम अच्छी तरीके से कवर करेंगे। बट आप देखिए नेविगेशन में आपको क्या पता चलेगा, एक तो पता चलेगा कि ये सेगमेंट कौन से, और दूसरा उनको कैसे कवर करना है। ठीक है। तो पहली चीज हम कवर कर चुके हैं, ये चीज हम कवर कर चुके हैं, ऑफेंस रिपोर्टिंग हम कवर कर चुके हैं। थोड़ा सा इसका आखिरी हिस्सा है जो आज कवर करेंगे। तो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट कौन सा है, ऑफेंस एंड पनिशमेंट वाला और रिपोर्टिंग वाला, ये दो हो गए। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट सेगमेंट कौन सा है, ये इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन का। ठीक है, कि कैसे इन्वेस्टिगेशन होती है, कैसे प्रोसिक्यूशन होती है, वो जो आईपीएस हैं वो कैसे रब्ता करेंगे, क्या क्या करेंगे, सारा का सारा इसका सेगमेंट हम कवर करेंगे। रेगुलेटरी अथॉरिटी में हमें पता चलेगा एफएमयू की पावर क्या है। ठीक है, उससे उसके मुतालिक, और एग्रीमेंट विद इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ हम देखेंगे कि इंफॉर्मेशन कैसे एक्सचेंज होती है। क्योंकि आपने देखा था प्रिडिकेट ऑफेंस में दो किस्में थी, जो दूसरी वाली थी तो उसके लिए ये सेगमेंट होगा। ठीक है। तो ये देखो नेविगेशन वाली स्लाइड जो है, ये मैं आपको हर लॉ में दे दूंगा ताकि आपको पता हो कि किस तरीके से आपने इसको नेविगेट करना है लॉ को। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे आते हैं। आज का जो पहले हम कवर करेंगे वो सेगमेंट जो रिपोर्टिंग पे थोड़ा सा अभी बाकी था, उसके बाद हम जाएंगे बड़े इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे, ताकि आपको प्रैक्टिस के बारे में सारी ड्राफ्टिंग की ऐसी चीजें बता सकूं जो आपको बहुत काम आएंगी। ठीक है। लास्ट टाइम हमने सेक्शन 4 किया था, सेक्शन 37 किया था, राइट।
अच्छा, इसके अलावा हमने ये चार्ट कवर कर लिया था। सेक्शन 7 का ये वाला हिस्सा बताएं, कंफर्म करें, हमने कर लिया था, ये कर लिया था। इसके बाद ये, हाँ ये कर लिया था। ये 4 STR हमने कवर कर लिया था। ये गवर्नमेंट के एंटिटीज ये हमने कवर कर लिया था। अच्छा, थोड़ा सा आखिर में बाकी नहीं था। यस, यहाँ तक थे, बिल्कुल ठीक है, मुझे भी ये चीज याद आ रही है। अच्छा बच्चों, थोड़ी तवज्जो कीजिएगा कि इसमें हो क्या रहा है। इसके अंदर बेसिकली इस स्लाइड के अंदर दो बातें हैं, एक इंडिपेंडेंट सेक्शन है और वो सेक्शन क्यों लाए हैं। आपका इन अ वे वो सेक्शन 12 कवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हमने कवर कर लिया था। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपके लिए कि कुछ गवर्नमेंट एजेंसी ऑटोनोमस बॉडीज हैं, ओवरसाइट जो बॉडी फॉर SRB है, एम, ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फॉरेन हो, क्या करेंगे, ये भी शेयर कर सकते हैं। क्या शेयर करेंगे, ये शेयर करेंगे इंटेलिजेंस, या क्या शेयर करेंगे, क्या रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट, सस्पिशियस यानी STR। अब ये किसके साथ, ये यानी इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि फिजिकल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, ये ट्रांजेक्शन हुई है। और देखो आप यहाँ, ये क्रिमिनल लॉ है, इसमें वास्ता किससे पड़ेगा, क्रिमिनल से, जो पीछे कोई क्राइम करके बैठा होगा। अब वो व्हाइट कॉलर क्राइम हो या कोई कोई जो है वो वायलेंट क्राइम हो, मगर है वो क्रिमिनल, तो उससे इसीलिए लाजमी है सीक्रेसी। तो इसीलिए जो इंटेलिजेंस लफ्ज यूज हुआ है, ये सारी चीजें सीक्रेसी में कॉन्फिडेंशियली शेयर की जाएंगी। पता नहीं चलना चाहिए उस बंदे को, वरना वो क्या जाएगा, गायब हो जाएगा, प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करके भाग जाएगा। तो इसीलिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ इंटेलिजेंस, सीक्रेट कम्युनिकेशन होगी या रिपोर्ट होगी। STR CTR किसके साथ शेयर किया जाएगा, ऑब्वियसली FMU के साथ किया जाएगा। अब ये काम इन्होंने किया, किसने किया, इन 4 इदारों ने किया। मैं मिसाल देना चाहता हूँ आपको कि जैसे रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसके अंदर SRBs आ रहे थे, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज, जिसमें से ICAP है। अब ICAP ने, चूंकि हम ICAP के स्टूडेंट है, इस वजह से उसकी मिसाल दे रहे हैं कि ICAP ने कोई इन्वेस्टिगेशन कमेटी की मीटिंग थी। उस मीटिंग के दौरान उसको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हाथ लग गई जिसमें उनको लगा कि जी फला बंदा, वो चाहे मेंबर हो नॉन मेंबर हो, उनको लगा कि ये बंदा जो है ना, ये मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस कमिट कर रहा है। तो क्या ICAP भी FMU के साथ करेस्पॉन्डेंस कर सकता है, और किस फॉर्म में करेगा वो, इंटेलिजेंस शेयर करने में या किसी रिपोर्ट की फॉर्म में। अच्छा हाँ बेटा, आवाज ठीक है मेरे बच्चों, काइंडली कंफर्म करो आवाज ठीक है, ओके गुड। तो ये जो अथॉरिटीज हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी हो गई, ओवरसाइट बोर्ड, ऑटोनोमस बॉडीज, गवर्नमेंट एजेंसीज। अब देखिए गवर्नमेंट एजेंसी का क्या मतलब है, इसका मतलब है कोई अनरिलेटेड, कोई ताल्लुक ही नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग से उसका, कोई गवर्नमेंट एजेंसी की बात कर ले। भाई गवर्नमेंट एजेंसी अपना काम कर रही है, से एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है भाई, जो जो आपने अब तक पढ़ी हैं उनका ताल्लुक तो किसी न किसी वे में मनी लॉन्ड्रिंग के साथ था, ठीक है। अब मैं मिसाल देता हूं कि जी सिविल एविएशन। अब सिविल एविएशन का तो डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है, क्या है, ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, गवर्नमेंट से उसका कनेक्शन भी है। उनको कोई अपना काम करते हुए, यानी सिविल एविएशन का अपना काम करते वक्त उनको कोई इंफॉर्मेशन हाथ लगी, वो भी शेयर कर सकते हैं। अब बात यह है कि जब वो ये इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, तो वो जो बंदा होगा वो उन पे केस ना फाइल कर दे, वो कोई ये ना कहे कि जी मेरी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कैसे शेयर कर दिया आपने। तो एक प्रोटेक्शन रखा गया है, प्रोटेक्शन रखा गया है, किसके लिए प्रोटेक्शन रखा गया है, रिपोर्टिंग एंटिटीज के लिए। आपको याद होगा रिपोर्टिंग एंटिटीज क्या करती हैं कौन सी, रिपोर्टिंग एंटिटीज दो हैं। ये इस स्लाइड में अगर आप वापस आ जाओ तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और ये है डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस और प्रोफेशंस, ठीक है। इसके अंदर आपको थोड़ा सा आगे चलेंगे तो सारी कैटेगरीज भी आपको मालूम हो जाएंगी। तो इनके लिए प्रोटेक्शन है, ये क्या करते हैं, आपको याद होगा STR CTR जनरेट करते हैं किसके अगेंस्ट, अपने कस्टमर के अगेंस्ट। अब कस्टमर उन पे केस फाइल कर दे, एक बैंक ने मेरी बैंक स्टेटमेंट को मतलब उसमें से डेटा निकाला और किसको दे दिया, FMU को, मैं तो केस फाइल कर दूंगा। क्यों केस फाइल करूंगा, मेरी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन क्यों दी उन्होंने, क्यों भाई बैंकिंग कंपनीज में सीक्रेसी है। तो लॉ कहता है नहीं नहीं, ये इंफॉर्मेशन उन्होंने शेयर की, सही किया, अब बैंकिंग का ऑर्डिनेंस इनके आड़े नहीं आ सकता। तो एक प्रोटेक्शन रखा गया है किसके लिए, कि ये रिपोर्टिंग एंटिटीज पे AML एक्ट की रिक्वायरमेंट है, वो कानून की पासदारी करते हुए रिपोर्टिंग करें, वो अपनी मर्जी से नहीं करें, कोई वायलेशन नहीं करें। तो इनको प्रोटेक्शन हासिल है, किसको प्रोटेक्शन हासिल है, रिपोर्टिंग एंटिटीज को। कौन सा प्रोटेक्शन हासिल है, सेक्शन 12 का, आज हम पढ़ेंगे वो सेक्शन 12 क्या है। तो कहा गया कि अगर यही काम किससे करवाया जाए, इन एंटिटी से करवाया जाए, तो उनको भी क्या हासिल होगा, सेम प्रोटेक्शन।
सेम प्रोटेक्शन। अब इसको पढ़ते हैं प्रोटेक्शन क्या हासिल है। प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 12 shall be available to such का मतलब ये सारी एजेंसीज, बॉडी और अथॉरिटी। अब हम देखते हैं सेक्शन 12 है क्या, उसमें कौन सा प्रोटेक्शन है। तो सेक्शन 12 आपके सामने है, ये राइट साइड पे सेक्शन 12, क्योंकि छोटा था इस वजह से मैंने इसको यहीं पे कवर किया है। इसके अंदर प्राइमरी छोटी सी 2-3 बातें ही हैं। अब वो प्रोटेक्शन क्या है उसको देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आ गया आपका सेक्शन 12। देखिए सेक्शन 12 के अंदर कहा नो सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। सिविल और क्रिमिनल, सिविल मुझे पैसे वापस कर दो, क्रिमिनल इसने वायलेशन कर दिया, इसको सजा दो। रिपोर्टिंग एंटिटीज के खिलाफ ये काम नहीं हो सकता। क्या कहता है, सेव एज, सेव का क्या मतलब होता है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 7, यानी 7 में जो लिखा है वो अपनी जगह पे होगा, वो होगा। The reporting entities and their officers, including but not limited to directors, chief executive, CFO, employees, agents of the reporting entity or other authorized officers of the reporting entity, यानी वो entity और उसके लोग क्या होगा, shall not be liable to any, shall ये प्रोटेक्शन आ रहा है, shall not be liable to any civil, criminal और disciplinary proceedings। सिविल क्रिमिनल तो आपको समझ आया, डिसिप्लिनरी क्या है, एक डायरेक्टर ने, एक सीईओ ने, एक सीएफओ ने इंफॉर्मेशन शेयर कर दी। अब बैंक का बोर्ड जो है, बोर्ड वो चाहता था कि इंफॉर्मेशन शेयर ना हो, मसलन एक सीएफओ ने इंफॉर्मेशन शेयर कर दी, ठीक है। सीएफओ ऑफ अ बैंक या कोई एम्प्लॉय ऑफ अ बैंक जिम्मेदार था अंडर दी बैंकिंग जो बिजनेस है, बैंक ने उसको जिम्मेदार किया था कि जब भी इंफॉर्मेशन होगा तो तुम जनरेट करोगे, सीटीआर एसटीआर तुम जनरेट, उसने जनरेट कर दी। अब बैंक का सीईओ नाराज हो गया उस पर, तो तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं, ये तो मेरा दोस्त था। आप समझते हो ना, इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ एएमएल के केसेस रिसेंटली जो हुए थे उसमें एक बैंक के प्रेसिडेंट को उठाया गया कि तुमने जाली अकाउंट बनवाया, जिम्मेदार हो। तो अब बहरहाल अब ये है कि इसलिए कहा गया कि उस एम्प्लॉय के खिलाफ वो बैंक क्या नहीं कर सकता, या वो रिपोर्टिंग एंटिटी उसके खिलाफ क्या नहीं कर सकती, क्या नहीं कर सकती, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स नहीं स्टार्ट कर सकती। देखिए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग क्या होती है, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी, तो ये एम्प्लॉइज के खिलाफ होती है। इसका मतलब क्या है कि आउटसाइड पार्टी सिविल केस करे, आउटसाइड पार्टी क्रिमिनल केस करे, या इनसाइड पार्टी डिसिप्लिन ये नहीं कर सकते। अब वो सीएफओ पता है क्या करेगा, एम्प्लॉय क्या करेगा, सिंपली कोर्ट में जाएगा और बोलेगा मुझे सेक्शन 12 की प्रोटेक्शन हासिल थी, बैंक को रोको, मेरे खिलाफ ये डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, ये इलीगल है। तो वो जाएगा सीधा सीधा कोर्ट से इंजेक्शन लेके आएगा, कोर्ट ऑर्डर आएगा कि मिस्टर बैंक ऐसे नहीं कर सकते तुम, इसने अपना काम परफॉर्म किया था, इसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। देखिए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का मतलब क्या है, नौकरी से निकालना। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या करेंगे, नौकरी से निकालेंगे, ये नहीं कर सकते, ठीक है। against them for furnishing information required under this act or the rules regulations। इसका मतलब समझते हो क्या, 3 चीजें नहीं हो सकती, प्रोटेक्शन हासिल है, लीगल प्रोटेक्शन। क्या नहीं हो सकता, अब ये 3 चीजें याद रख लो, क्या नहीं हो सकता, सिविल प्रोसीडिंग्स, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, किसके खिलाफ, रिपोर्टिंग एंटिटीज के खिलाफ, और रिपोर्टिंग एंटिटीज के एम्प्लॉइज के खिलाफ, डायरेक्टर्स, सीएफओ, चीफ एग्जीक्यूटिव, एम्प्लॉय और इवन एजेंट्स जो अथराइज किए हो ऑफिसर्स होते हैं। मसलन मिसाल ले लें बैंक की, अब ये यहाँ लिखा था ना एजेंट्स, एजेंट्स ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी या अदर अथराइज्ड ऑफिसर कौन होंगे। देखिए बैंक ने एक लॉ फर्म हायर किया था और उसको कहा था हमारे बिहाफ पे तुम लिखो, और वो पार्टी उस लॉ फर्म को जाके ना केस फाइल कर दे, नहीं कर सकती, क्योंकि लॉ फर्म किसके बिहाफ पे काम कर रहा है, उसके बिहाफ पे कर रहा है, तो उस लॉ फर्म भी प्रोटेक्ट हो गया, वो एजेंट्स भी प्रोटेक्ट हो गए। यानी हर वो बंदा जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग करेगा उस रिपोर्टिंग एंटिटी के बिहाफ पे वो प्रोटेक्टेड है, वो क्योंकि अंडर द लॉ उसको करा। अब मुझे बताएं कि ये सेक्शन 12 ने तो प्रोटेक्शन दी थी रिपोर्टिंग एंटिटी और उसके एम्प्लॉइज और स्टाफ को, मगर क्या यही सेक्शन 12 प्रोटेक्शन दे रहा है इन एंटिटीज को, यानी हर वो बंदा जो अंडर द लॉ इंफॉर्मेशन शेयर करेगा वो प्रोटेक्टेड है। तो इन सब एंटिटीज को, यानी अगर आईकेप ने यहां आते हुए, कहां आते हुए, एसआरबी में आते हुए या रेगुलेटरी अथॉरिटी में आते हुए या ऑटोनोमस बॉडी की, आईकेप एक से ज्यादा जगह कवर हो सकता है, एक जगह यहाँ पे भी आईकेप कवर हो सकता है, तो इसमें से किसी एक रोल को परफॉर्म करते हुए आईकेप ने इंफॉर्मेशन शेयर कर दी, तो वो बंदा आईकेप के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता। केस फाइल करेगा आईकेप जाके, उसका जवाब क्या देगा, सेक्शन 12 में हमें प्रोटेक्शन हासिल है, ये हमारे खिलाफ केस फाइल हो ही नहीं सकता। ये केस जो है वो
वैलिड है ही नहीं। ठीक है, बात समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आता है फाइलिंग ऑफ सीटीआर। अब तक क्या था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेहतर होगा आपका। देखिए वो चार्ट बार बार देखिएगा जो मैंने शेयर किया हुआ आप सबसे, उससे आपका इस लॉ का ग्रिप उस चार्ट से बनेगा कि ये आखिर क्या चाहता है, कानून का ग्रिप वहां से बनेगा। देखिए सीटीआर और एसटीआर दो रिपोर्ट्स हैं, दोनों सेक्शन 7 में है, ये दोनों सेक्शन 7 चल रहा है। आप देखिए बच्चों, जो अच्छा रितेश ने एक सवाल पूछा है, सर क्या एएमएल में करप्शन देने वाला बंदा कवर हो सकता है? देने वाला कैसे कवर होगा? देखो करप्शन में अगर किसी ने करप्शन मतलब की है, रितेश थोड़ा सा आप अगर इसको एक्सप्लेन करोगे तो मैं बेहतर जवाब दे सकूंगा। ठीक है, अच्छा चलो बच्चा अब आगे आ जाओ बच्चों, आवाज ठीक है मेरी? देखिए एक बात समझिएगा, पहले एक बात समझिएगा, दो रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं, उनका नाम क्या है? एसटीआर। एसटीआर क्या करता है? ट्रांजेक्शन सस्पिशियस है। ट्रांजेक्शन सस्पिशियस कैसे हो सकता है? थोड़ी आज अभी जो अगले 5 मिनट है तवज्जो से सुनोगे तो आपके बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखिए एसटीआर का मतलब क्या है? वो ट्रांजेक्शन सस्पिशियस है। अब ट्रांजेक्शन सस्पिशियस होने का मतलब क्या है? कि बंदा सोर्स नहीं बता सका कि पैसे कहां से आए, बंदा उसको पैसे को किसको भेज रहा है ये नहीं जस्टिफाई कर सका, कहां पैसे लग रहे हैं कहां से पैसे आ रहे हैं वो नहीं जस्टिफाई कर सका, तो वो सस्पिशियस हो गई। ठीक है, इस सस्पिशियस ट्रांजेक्शन की बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं, मैं आपको सबसे कॉमन तरीन मिसाल दे दी अभी आपको। और दूसरा क्या है, इसके अगेंस्ट एसटीआर बहुत बहुत समझे ना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आपको बताऊं मनी लॉन्ड्रिंग जितनी एसटीआर से साबित होगी उतनी सीटीआर से साबित नहीं होगी, क्योंकि एसटीआर ट्रांजैक्शन को ही सस्पेक्ट कर रहे हैं। यानी इसका मतलब है कि जिसमें एसटीआर जनरेट हुई ना तो समथिंग इज रॉन्ग, सीरियसली रॉन्ग, सीरियसली रॉन्ग। मगर अगर सीटीआर जनरेट हुई ना तो टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है। आज आपको फर्क आएगा दोनों का समझ। ठीक है, तो सीटीआर पहले आपने एसटीआर पढ़ा था, कितने सर्कमस्टेंसेस थे जिसमें एसटीआर जनरेट होता है? याद है? चार। चार सर्कमस्टेंसेस में जनरेट होता है। आजकल तो बैंक्स के अलग अलग विंग्स बने हुए हैं, कंप्लायंस एएमएल की कराने के लिए एएमएल विंग बना होता है, बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं, और इंटरनेशनली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्लेन बनवा रहे होते हैं एक्सपर्ट से। बल्कि मैं आपको मशवरा देता हूं कि आप क्वालिफाई करो, इस एरिया पे नजर रखना। आप में से जो एडवाइजरी में जाए ना तो एएमएल पे नजर रखना कि एएमएल की एक्सपर्टीज कहीं आपको कोई बड़े अच्छे क्लाइंट्स ना दिला दे। दो क्लाइंट मिल जाएंगे, काम हो जाएगा आपको 2 साल के लिए। क्योंकि ये ऐसा ऐसा लॉ है जो क्रिमिनल है, जो स्ट्रेट बंदे की जिंदगी तबाह। वो बंदा इसीलिए बैंक्स कभी भी देखे, बैंक्स की मैं आपको ऑफिशियली, क्योंकि मैंने खुद एएमएल में काम किया है, ठीक है, तो मैं आपको ऑब्वियसली सरकारी इंफॉर्मेशन तो नहीं शेयर कर सकता, बट इतना बताता हूं कि एएमएल के अंदर, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल बात नहीं है, कि एएमएल के अंदर अगर किसी बैंक का एम्प्लॉय सवाल भी होता है ना तो बेचारा उसके पसीने छूट जाते हैं, पसीने छूट जाते हैं उस बेचारे के, उस मैनेजर के, उसको नींद नहीं आती, सच्ची बता रहा हूँ। हमने जब भी किसी बैंक के मतलब खत लिखा, प्रेसिडेंट को लिखा जाता है कि हाजिर हो जाओ इधर, तो हाथ जोड़ते हैं, सर प्रेसिडेंट को तो छोड़ दें, अच्छा जी कोई रेलिवेंट बंदा भेजें, तो समझ रहे इतना खतरनाक लॉ है। तो इसकी एडवाइजरी में पता है क्या क्या आता है? इसकी एडवाइजरी में आता है कि ऐसा हमें फुल प्रूफ सिस्टम बना के दो जिसमें बैंक जिन हालात में एसटीआर जनरेट होना था उन हालात में एसटीआर जनरेट हो, ट्रेनिंग्स करवाई जाती है एम्प्लॉइज को, मिस ना हो जाए, बैंक पे ना लायबिलिटी आ जाए। समझ रहे हैं? ये एक एडवाइजरी का नया एरिया मैं आपको बता रहा हूँ आज, जो आगे चल के बढ़ेगा। मगर ये देखें एसटीआर के अगेंस्ट सीटीआर बड़ा सिंपल है। क्या सीटीआर है? ये फाइल करते हैं, कौन फाइल कर? ऑल सीटीआर शैल बी फाइल्ड। अब ये तीन चीजें याद रखें, किसके पास फाइल होगी सबको पता है, एफएमयू के पास फाइल होंगी। ठीक है, कौन फाइल करेगा भाई? रिपोर्टिंग एंटिटी। अब रिपोर्टिंग एंटिटी कब फाइल करेंगे? इमीडिएटली। टाइम क्या बताया गया? इमीडिएटली। यहाँ टाइमलाइन नहीं है, ठीक है, इमीडिएटली फाइल किया जाएगा। मगर टाइमलाइन है, कैसे है? इमीडिएटली के साथ एक उन्होंने क्या लगाया, बट लगा दिया। बट लगाने के बाद क्या लगाया? अब देखिए आप इसको कंपेयर कीजिएगा लाजमन एसटीआर से। एसटीआर के अंदर बिल्कुल टाइम प्रॉम्प्टली लिखा है बस। अब वो प्रॉम्प्टनेस क्या हमें नहीं पता, वो तो अभी कोर्ट डिसाइड करेगी, वो कोर्ट डिसाइड करेंगी ना, जब डिस्प्यूट होगा तो प्रॉम्प्टनेस किसको कहते हैं वो कोर्ट्स में जाके डिसाइड होगा। हम समझते हैं कि प्रॉम्प्टनेस का मतलब है फौरी, फौरी यानी टाइम जाया ना हो। वो हो सकता है कि अगले 10 मिनट में, अगर जस्टिफाइबल हो तो हो सकता है कि मैं तो जस्टिफाई कर सकता हूँ, पूरा दिन भी जस्टिफाई कर सकता हूँ कि देखें जी प्रॉम्प्ट हम रहे, हमने तो एक दिन के अंदर ही कर दिया, हमने 2 महीने नहीं लिए, तो एक दिन क्या हो गया, प्रॉम्प्ट हो गया। समझ रहे? तो नॉट, मगर यहाँ एक टाइमलाइन है,
यहाँ किसके लिए टाइमलाइन है, ये फर्क नोट कीजिएगा। क्या टाइमलाइन है बच्चों? टाइमलाइन है कि सर इमीडिएटली होगा बट नॉट लेटर देन 7 वर्किंग डेज आफ्टर रेस्पेक्टिव करेंसी ट्रांजेक्शन। करेंसी ट्रांजेक्शन हुई, जैसे करेंसी ट्रांजेक्शन हुई तो उसके बाद 7 दिन, मगर वर्किंग डेज, सैटरडे संडे आ गए, नॉन वर्किंग काउंट नहीं होंगे, विद इन 7 डेज, उससे ज्यादा नहीं जा सकते, उससे देर नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए इसी सेक्शन पे एक एसआरओ इशू हुआ है, एसआरओ 73 ऑफ 2015, जिसके अंदर बताया गया है कि मिनिमम अमाउंट क्या होगा जिसपे ये सीटीआर जनरेट होता है। ये याद कर लो, ये याद कर लो, ठीक है। अच्छा, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर होता है ये बेसिकली नोटिफिकेशन होता है। जब किसी कानून में लिखा होता है ना कि ये काम गवर्नमेंट करेगी और थ्रू नोटिफिकेशन करेगी, या ये काम फला इदारा करेगा और थ्रू नोटिफिकेशन करेगा, तो वहां ये एसआरओ इशू होता है। एसआरओ बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है, और वो डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है, इसको आम जबान में हम नोटिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस एसआरओ का नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, मगर ये ऐसा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई याद कर ले तो मुझे खुशी होगी कि 73 ऑफ 2015, भाई 2 मिलियन की लिमिट है, कहाँ लिखी है 73 ऑफ। वसीम कैमरा नहीं चला बेटा, कैमरा चल रहा है, शक्ल नजर आ रही है मेरी, फेस इज नॉट विजिबल। हेलो वसीम, आ जाओ बेटा, इसको सर चेक तो करो, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आमतौर पे, अच्छा ठीक है बेटा, अच्छा कैमरा नजर आ रहा है बेटा? किस बच्चे ने लिखा था कि सर शक्ल नहीं नजर आ रही? नो, किसी को नो, किसी का यस। फेस, हाफ फेस आ रहा है, अच्छा चलो वो वसीम को मैंने बुलाया हुआ है। ओके, सेट है अब? यस सर, सेट हो गया, चलो। वो उसका एंगल ठीक नहीं था, देखो अब आपने ना ये बात, वसीम मेरा ख्याल है ठीक हो गया, वो कैमरा का एंगल ठीक नहीं था। अच्छा, मैंने ना इसीलिए हर स्लाइड पे अपनी शक्ल लगा दी आप वहीं से देख लो, देख कर लो अगर कहीं से। अच्छा, वो ब्लिंक हो रहा है, वो भी देख लो, ठीक है। किसी भी नहीं है मेरे पास। नहीं, अभी मैंने सेट किया, वो शायद अधूरा था। चलो आगे बढ़े। आवाज आ रही है बच्चों? कि टाइम की थोड़ी सी कमी है, मैं चाहूंगा कि आज हम इसको कंप्लीट कर लें, ताकि अगले अगले जो क्लास में नया सेगमेंट शुरू हो जाएगा। तो 2 मिलियन वाली बात क्या है? अच्छा, ये मुझे बताएं, 2 मिलियन महीने के, दिन के, अकाउंट के, एक ट्रांजेक्शन के? क्योंकि करेंसी ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है, तो कितनी दफा ये रिपोर्ट होगा, कितनी ट्रांजेक्शन सीटीआर जनरेट होंगी? एक। सपोज करें कि एक बंदा महीने में 15 दफा ट्रांजेक्शन करता है, 2 मिलियन, 2 मिलियन की या ऊपर, 2 मिलियन या उससे ऊपर, 15 दफा उसने की मंथ में ये ट्रांजेक्शन, तो 15 जनरेट होंगी सीटीआर। ये सीटीआर और एसटीआर याद रखना बच्चों, ऑनलाइन रिपोर्टिंग एंटिटीज ऑनलाइन जमा कराती है, किसको? एफएमयू को। एफएमयू का एक पोर्टल है ऑनलाइन, वो बैठते हैं उस रिपोर्ट में, वो डेटा फिल करते हैं, रिपोर्ट चली जाती है, ठीक है। तो सीटीआर में क्या रिपोर्ट करना होता है? करेंसी ट्रांजेक्शन। इसकी एक मिसाल सुन लो, करेंसी ट्रांजेक्शन क्या है? देखो, करेंसी है, कैश नहीं है, करेंसी, करेंसी ट्रांजेक्शन है, उसमें कैश भी आ जाता है, उसमें कैश भी आ सकता है। अब मैं मिसाल देता हूं आपको, सपोज करो मैं बैंक गया और मैंने 5 मिलियन जमा करा दिया बैंक कैश, बताओ सीटीआर जनरेट होगी? 5 मिलियन जमा हुआ है, यस, मोस्ट डेफिनेटली, क्यों नहीं होगी भाई? कैश ट्रांजेक्शन भी इसका हिस्सा है। नहीं, देखिए बैंक जो है ना, ये इसको, ये बात बड़ी अच्छी, ऐसी बहुत अच्छा क्या तुमने पूछा, सोर्स सीटीआर में पूछेंगे या एसटीआर में पूछेंगे? एसटीआर में सिर्फ इन्वेस्टिगेट केवाईसी किया जाएगा, सीडीडी जो होगा ना, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस, किसमें? देखो यहाँ ये न्यूट्रल रिपोर्ट है, सीटीआर सिर्फ क्या रिपोर्ट कर रही है कि ये ट्रांजेक्शन हुई, और उस ट्रांजेक्शन का डाउटफुल होना लाजमी नहीं है। वो बिल्कुल जस्ट, देखे ना, मैं हूं बिजनेसमैन, मेरे पास ये बहुत पैसा है, दुबई से मैं कमाता हूँ,
अब मैं गया जी, 2 मिलियन क्या चीज है मेरे लिए दादा, मैं गया उसको 50 मिलियन निकाल लिया और कैश में निकाला, और मैं एफएमयू को कहता हूँ चलो करो रिपोर्ट, एफएमयू को भी करो, स्टेट बैंक को करो, जिसको एफबीआई को करो, अमेरिकन को, मुझे परवाह नहीं। क्यों? मेरे पास 50 मिलियन क्या 500 मिलियन जस्टिफाइड पड़े, तो मुझे परवाह नहीं है फिर। मगर मगर ऐसा बंदा, अब देखिए मैं आप बता रहा हूं यहाँ, इसीलिए 2016 में, ये जो अगली बात करने वाला हूं ना, 2016 में मजबूरन पाकिस्तान में भी वो बात माननी पड़ी जो दुनिया ने माननी थी, क्या? कि टैक्स को कनेक्ट कर दो इसके साथ। क्योंकि लोग जब करेंसी ट्रांजेक्शन कर रहे थे तो इनकम टैक्स में जाके उनका चेक करना कि इस बंदे ने इतने 100 मिलियन की ट्रांजेक्शन की है और रिटर्न में 50 रुपए भी नहीं है उसके, तो लिंक करने के लिए ये काम किया गया था। तो मेरी बात समझिएगा कि एसटीआर और सीटीआर में से सीटीआर एक न्यूट्रल है, वो उससे पता चलता है। देखिए मुझे पता है सीटीआर को लाई क्यों, इतना पैसा आया कहां से, उसमें बैंक नहीं पूछेगा, ये बैंक सिर्फ रिपोर्ट कर देगा। बैंक सवालात कब पूछेगा, किसके लिए पूछेगा? सिर्फ एसटीआर के, बस। उसमें वो वेरीफाई करने के लिए उसको बगैर अंदाजा दिए कि बैंक क्या कर रहे हैं, बैंक उसको नाम देता है केवाईसी, भाई डियर कस्टमर हम केवाईसी कर रहे हैं। अच्छा बताएं कहां से पैसे हैं, अच्छा बताएं किसको भेज रहे हैं, सर मुझे डेटा एंटर करना है प्लीज। उसको पता ही नहीं चलेगा उसके साथ क्या हो रहा है, उधर से सीक्रेसी में एसटीआर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इस करेंसी का तो कस्टमर से पूछते भी नहीं है, ट्रांजेक्शन हुई हुई, 2 मिलियन से ऊपर है क्या पूछेंगे उससे। अब इसकी मिसाल सुन ले सारे बच्चे, इसकी एक बड़ी सबसे कॉमन मिसाल सुन लो। ये सीटीआर एक तो कैश पे जनरेट होता है, कैश ट्रांजैक्शंस, और दूसरा करेंसी कन्वर्जन पे बहुत जनरेट होता है। इसका स्टैटिस्टिक्स एफएमयू ने इसके स्टैटिस्टिक्स को पब्लिक किया है, पब्लिकली शेयर किया है। आपके इंटरेस्ट के लिए आप कहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा। उसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बताई गई हैं, तो ज्यादा ट्रांजैक्शन जो रिपोर्ट हुई है वो कैश की हुई है, और ज्यादा ट्रांजैक्शन करेंसी कन्वर्जन की रिपोर्ट चेंज हुई है। अब आपको चूंकि पहला सेगमेंट मैंने पढ़ाया था, आप मुझे बताओ, एक बंदा जाता है और वो 50 मिलियन रुपीस के डॉलर कन्वर्ट कराता है, सीटीआर जनरेट हो जाएगी। इसमें सीटीआर जनरेशन क्यों रखी गई है? इसलिए कैश कहां से आए, वो ये रिपोर्ट किसको दी जाएगी? एफएमयू क्या करेगा? रेलिवेंट आईपीओ को कहेगा चेक कर, खुद नहीं चेक करेगा, रेलिवेंट आईपीओ उसको उसके पास गए, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी रेलिवेंट है, वो एफआईए हो सकता है, नेब हो सकता है, एफबीआर हो सकता है, जो भी है उसके पास गए, उन्होंने देखा नहीं नहीं ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, शुरू शुरू में जब ये लॉ आया तो एफबीआर को बहुत ये सीटीआर दी गई, चलो भाई इन्वेस्टिगेट करो। एफबीआर ने देखा जी इस मुल्क के बड़े बड़े बिजनेसमैन सारे बेचारे इसमें फंस गए, तो उनके पास तो पैसा था, तो उनको क्यों उनको तंग किया जाएगा, उनके पास तो जायज पैसा था, टैक्स पेड थे वो, और क्रिमिनल थोड़ी थे वो, उन्हें कोई पीछे प्रेडिकेट क्राइम थोड़ी किया हुआ था। एनीवे बेटा ये दो रिपोर्टें क्लियर हो गई, कुछ बेहतर हुआ एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्लास के, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं था। मैंने ये एसआरओ भी आपको, एसआरओ अगर याद कर लो क्या है, 73। अच्छा पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था? पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन किस ईयर में आया था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, यहां से याद करो, 73 ऑफ 2015, 73 ऑफ, ठीक है याद करो इससे बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन के नंबर से इसको याद करो, याद हो जाएगा आराम से। भाई कौन सा ऐसा, देखो एग्जामिनर ना इससे मुतासिर वो इंसान है यार, जो लॉ का एग्जामिनर होता है ना, देखो मैं लॉ का प्रोफेशन है मेरा, उठना बैठना मतलब सोना का सब लॉ में, तो मैं आपको बताऊं हम इंस्पायर किस चीज से होते हैं, फैक्ट से। यार अच्छा यार एसआरओ का नंबर लिख दिया, अब ना लिखो क्रेडिट नहीं काटेगा, पर लिखोगे तो कहीं रूम मिल जाता है, समझ रहे हो। चलो आगे बच्चा। अच्छा बेटा ये हो गया, इसके बाद आ जाए, एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी शल कीप एंड मेंटेन, क्या करेंगे? कीप एंड मेंटेन क्या करेंगे? व्हाट? रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, कीप एंड मेंटेन क्या? रिकॉर्ड, कौन सा रिकॉर्ड? रिलेटेड टू एसटीआर एंड सीटीआर, ठीक है। कितना भाई, कितने टाइम के लिए? फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। जो रिपोर्टिंग एंटिटी है उसको रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा, क्योंकि इस पे क्या होते हैं, केसेस फाइल होंगे, कोर्ट ऑफ लॉ में चीजें जाएंगी, और वहां जाके चेक किया जाएगा कि आया कि ये जनरेट हुई थी कि नहीं हुई थी रिपोर्ट। अक्सर औकात क्या होता है, ये रिकॉर्ड गुम हो गया, अब इसमें क्या होगा, क्रिमिनल को फायदा हो जाएगा। जो 10 साल का टाइम एक सफिशिएंट टाइम है, ठीक है। तो रिकॉर्ड कीपिंग की और भी रिक्वायरमेंट आएगी। यहाँ इस स्लाइड में एक बात नोट कर लो कि किस रिकॉर्ड कीपिंग की बात हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एसटीआर सीटीआर के रिकॉर्ड की बात हो रही है। उसका रिकॉर्ड कब तक रखना पड़ेगा? 10 साल तक रखना पड़ेगा ट्रांजेक्शन के बाद।
उसके बाद आता है एक सेक्शन 33 लाइबिलिटी फॉर फेलियर। देखो हम 7 से 33 पे जा रहे हैं, 7 से 33 क्यों? लाइबिलिटी फॉर फेलियर टू फाइल एसटीआर, फेलियर टू, अभी भी मैंने बताया ना कि बैंक्स क्यों तवज्जो करेंगे, कहीं ये ना हो जाए कि फेलियर टू फाइल एसटीआर एंड फॉर प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। 33 क्या कहता है कि whoever willfully, इसमें कीवर्ड है willfully, fails to comply with STR requirements is provided in section 7 जो अभी हमने कवर किया, और gives false information। false information उस अपने क्लाइंट के हक में भी हो सकती है, उसके खिलाफ भी हो सकती है। वो क्लाइंट बहुत बड़ा था, वो नहीं चाहते थे कि वो फंसे, उन्होंने कहा इसके सब, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जी ये जो इसके एसटीआर में जस्टिफिकेशन दे दी, एक तो एसटीआर जनरेट नहीं की, अगर की तो उसमें फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दी। फॉल्स इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? उसके अकाउंट के नंबर ऑफ अकाउंट्स, उसमें पैसे कितने थे, ट्रांजैक्शन का क्वांटम, ये उन्होंने फेक कर दिया। अगर ऐसा किया जाएगा, इस केस में क्या होगा? शैल बी लायबल। हु विल बी लायबल? हूएवर विलफुली। अब हूएवर में कौन आएगा? हूएवर में कौन आएगा? वो रिपोर्टिंग एंटिटी, उसका एम्प्लॉय। देखिए रिपोर्टिंग एंटिटी में अगर उसको पता ही ना हो रिपोर्टिंग एंटिटी को, और जो कंसर्न मैनेजर हो उसका काम हो, तो फिर तो हम उस हिसाब से जाएंगे। तो हूएवर क्या करेंगे? इम्प्रिजनमेंट होगी भाई, कितने साल तक? अप टू 5 इयर्स। और दूसरा क्या होगा जी? और लिखा है, और फाइन कितना? अप टू। अब दोनों के दरमियान एंड नहीं लिखा, क्या लिखा है? और। या ये देखिएगा, या क्या हो सकता है? या बोथ। विच मीन्स के सेक्शन 33 ने क्या प्रोवाइड किया? दो सिचुएशंस के लिए बताया, एक जिसमें एसटीआर जनरेट नहीं हुआ, फेल्स टू कंप्लाई विद एसटीआर रिक्वायरमेंट। देखो एसटीआर के बारे में लिखा है यहाँ, एसटीआर के बाद सीटीआर नहीं लिखा। एसटीआर इतना इंपॉर्टेंट है, सस्पिशियस। और उसके अलावा दूसरा क्या है? या फॉल्स इंफॉर्मेशन दे। लाइबिलिटी क्या होगी उसके लिए? इम्प्रिजनमेंट या फाइन। इम्प्रिजनमेंट कितनी? 5 साल। 5 इधर 5, फाइन पे की तरफ भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5, इधर 5 साल तक, उधर 5 लाख तक। और दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है, कि इम्प्रिजनमेंट भी दी गई और फाइन भी लगाया गया। इन द केस ऑफ द कन्विक्शन ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी, द कंसर्न्ड एएमएल सीएफटी रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या करेगा? मैं ऑल्सो रिवोक इट्स लाइसेंस। स्टेट बैंक अथॉरिटी है, ठीक है, क्या करेगा? उसका लाइसेंस, बैंक का लाइसेंस क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। ये सिर्फ बैंक नहीं है, टेक सच अदर, वो एडमिनिस्ट्रेटिव और एक्शंस भी लिए जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस भी रिपोर्टिंग एंटिटी को कन्विक्ट कर दिया गया, रिपोर्टिंग एंटिटी कन्विक्ट क्यों होगी? क्योंकि सेक्शन 33 के मुताबिक उन्होंने क्या किया था? उन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, ठीक है। और इसके अलावा क्या होगा? दूसरी चीज क्या होगी जी? नहीं, दो चीजें हैं, एक तो देखें, एक होता है विदाउट प्रेजुडिस, एक सजा वो होगी जो उस कानून ने दी, दूसरी उसको इजाजत दी अपने कानून के हिसाब से भी काम करो। देखिए मिसाल ले लें, आप एक एम्प्लॉय के, एक कंपनी के आप सीईओ हो, आपको पता चला कि जो आपका एक एम्प्लॉय है जो किसी कानून की वायलेशन में उसको सजा आ गई है, तो आप उसको रखोगे या निकाल दोगे? एक तो कानून की वायलेशन हुई, उसने सजा दे दी, मगर आपने भी उसको निकाल दिया। यही बात देखिए, एक तो उसको सजा होगी, मगर दूसरा क्या होगा कि उसका लाइसेंस भी रिवोक। ये नहीं है, देखिए मेरी बात सुने, लाइसेंस रिवोक करने का मतलब क्या है? धंधा बंद, उसको बंद कर दो। एक क्या था? सजा दे दो, सजा देने के बाद चलने दो, चलने दो कि चलो काम करता रहे। ये कहता है नहीं नहीं नहीं, जिसने ये काम किया ना, तो वो काम कौन करेगा? ये बता रहे वो काम करेगा कंसर्न्ड जो अथॉरिटी होगी। कौन सी कंसर्न्ड अथॉरिटी होगी? अथॉरिटी कौन सी होगी जो ये काम करेगी? कंसर्न्ड अथॉरिटी कौन सी होगी? ये है, ठीक है, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब ये रेगुलर एएमएल सीएफटी रेगुलेटरी अथॉरिटी आपको याद है कौन सी है? तो ये जो राइट साइड पे लिस्ट है, ये सारे इनको इनको कहते हैं, इन सबको कहते हैं ये एएमएल सीएफटी। ये बेटा क्लियर है ना? तो ये सारी चीजें कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। बस अब ये लास्ट वाली स्लाइड है, फिर मैं इसके बाद थोड़ा सा टाइम चाहूंगा कि प्रैक्टिस के लिए नमाज ब्रेक करेंगे। बट टाइम कब तक है क्लास का? 8:30 तक है ना? ठीक है, फिर नमाज ब्रेक कर लो बेटा, हमारे पास फिर सफिशिएंट टाइम है। आप नमाज ब्रेक कर लें बेटा 10 मिनट के लिए, उसके फौरी बाद आ जाएं, ताकि फिर मैं इस स्लाइड को कवर करके और थोड़ी सी राइटिंग की आज इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त टेक्निक बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।
अच्छा जी, ये है समीर, समीर नूरुद्दीन बेटा, सेक्शन 33 वाली स्लाइड एक तो ये है, ठीक है। और ये मैं वैसे भी शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर ना, इसकी प्रॉपर पिक्चर बना के, ताकि आपके पास हो। और दूसरा इसका हिस्सा ये है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ये था और उसका एक सेकंड पार्ट ये था। अच्छा रितेश, आपने क्या पूछा है? एक बंदा होता है, पैसे लेता है, और एक सब कुछ करप्शन दे रहा हो। अच्छा, आपका वो जो पहला सवाल था, सेट है, सेट है। अच्छा देखो रितेश, इस तरह है कि एएमएल में कौन कवर होता है कौन नहीं कवर होता है, उसका सिंपल उसूल क्या है? सिंपल उसूल ये है कि सबसे पहले एक प्रिडिकेट ऑफेंस होना चाहिए। प्रिडिकेट ऑफेंस क्या है? प्रिडिकेट ऑफेंस वो है जो कि एएमएल एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में लिस्टेड ऑफेंसेस है। अच्छा, अब वो एएमएल के लॉ को मैं आपके साथ मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास में डायरेक्ट भी शेयर करूंगा। तो हमने इतना पढ़ लिया कि अब डायरेक्ट मैं आपके सामने रख सकता हूँ। तो आप शेड्यूल में जाओगे तो उसके अंदर हमारे मुल्क में होने वाले तकरीबन सारे क्राइम्स जिसमें से पैसा जनरेट हो सकता है वो लिखे हुए हैं सारे। हर किस्म का जो ऑफेंस है वो लिखा हुआ है। तो रितेश, क्या उसमें क्राइम में करप्शन होगा? हाँ होगा। करप्शन इज वन ऑफ द प्रेडिकेट ऑफेंस, ठीक है। अच्छा, अब करप्शन में जो पैसा जनरेट होगा, रितेश मैं चाहता हूँ सिर्फ सवाल का जवाब ना दूं, तुम्हारी थिंकिंग भी ऐसे रखूं ताकि तुम लॉजिकल रीजनिंग कर सको और नतीजा निकाल सको। तो अब एएमएल में कौन फंसेगा? रिश्वत देने वाला या लेने वाला? जो लॉन्डर करेगा वो फंसेगा। तो ये एएमएल है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी लॉन्डर कौन कर रहा है बताओ? इनमें से जिसके पास पैसा आएगा वो लॉन्डर करेगा ना, देने वाला कैसे लॉन्डर करेगा? पैसा देने वाले कैसे तो पैसे जा रहे हैं। हाँ, वो इंडिपेंडेंटली जो हमारा एंटी करप्शन का कानून हो उसमें वो फंस सकता है कि यार तुमने क्यों। मगर मनी लॉन्ड्रिंग में सिर्फ वो बंदा फंसता है जिसके पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हो, और उस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को वो क्या कर रहा हो? लॉन्डर कर रहा हो, लॉन्डर। तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम रिश्वत देने वाले के पास नहीं होता, उसका आउटफ्लो हो रहा होता है, रिश्वत देने वाले के लिए होता है। तो रिश्वत देने वाले लोग, देखो मैं आपको एक अलमिया बताता हूँ इस मुल्क का। अलमिया ये है कि आपको पहले भी अब अंदाजा हो गया, आप इस लॉ ने आपको बहुत कुछ सिखाना है। ये इतना इंपॉर्टेंट लॉ है, प्रोफेशनल लाइफ में आप जाओगे ना बहुत मोहतात रहोगे। कि जो आपके पास एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आ रहा है जी, बहुत बड़ा कोई तीस मार खान आ रहा है, सोचोगे अच्छा यार कहीं कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम तो नहीं है पीछे। देखें, एक एक मैं बड़े बड़े लोगों को जानता हूँ, बड़े बड़े बिजनेसेस वालों को जानता हूँ। देखें, हमें चूंकि टैक्स में बैठा हूँ, तो टैक्स में तो आपको पता है कि सिफारिशें आती रहती हैं। जब भी किसी बिजनेस की किसी ब्यूरोक्रेट से सिफारिश आए ना, एक ब्यूरोक्रेट हो, कोई बहुत बड़ा तीस मार खान हो, बड़ा अफसर हो, कॉल करता है ना, यार फला तुनियो उसका ख्याल रखना, मैं समझ जाता हूँ और शक करना शुरू करता हूँ उस ब्यूरोक्रेट पे कि उसके पैसे ना लगे हों उस बिजनेस में। आपको पता है इस मुल्क में जो करप्शन के पैसे हैं ब्यूरोक्रेट घर पे तो नहीं रखेंगे ना।
ब्यूरोक्रेसी जो है वो क्या करती है, अगर करप्शन करती है, क्या इस मुल्क में करप्शन है तो पैसे कहाँ जाते हैं? बच्चे तो नहीं खाते ना, घर वाली तो नहीं खाती ना, वो खर्च होते हैं या बिजनेस में इन्वेस्ट होते हैं। तो बिजनेसेस में बहुत बड़ा करप्शन का पैसा लगा हुआ होता है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है, उसको लॉन्डर कर रही है। तो रिश्वत लेने वाला, रितेश रितेश समझ आ गई बेटा, लेने वाला होगा जो लॉन्डर कर रहा होगा और फंसेगा इस लॉ में, देने वाला नहीं। देने वाला लॉन्डर कैसे कर रहा है? अगर वो किसी लेयरिंग स्कीम का हिस्सा हो तो अलग बात है। अच्छा सर, कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, मनी ऑर्डर सब में सीटीआर जनरेट होगा। करेंसी की कोई भी ट्रांजेक्शन होगी उसमें जनरेट होगा, जिसके अंदर ये सारे अमाउंट आ सकते हैं। अच्छा अब ये है कि इसके बाद क्या आ रहा है? अच्छा अली, रितेश, ओके चलो बेटा थोड़ा सा जी। नहीं 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 नहीं, उसमें नहीं होगा। इंपोर्ट की जो आम बिजनेसेस की ट्रांजेक्शन होती है उस पर नहीं आता। अच्छा दूसरी चीज देखिए, एक बात सुने मेरी, आपको मैं थोड़ा सा आपके क्वेश्चंस को ना, मुझे पता है आप किस लेवल पे पूछ रहे हो, मेरी बात सुने। सीटीआर जनरेट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई बात यह है कि अगर मैं देखें, आपको मैं बताऊं, अगर किसी एक बहुत बड़ा बिजनेस हो, मैं मिसाल दूं जी, जिसकी पूरे पाकिस्तान में अगर है सोल प्रोवाइडर है, वो बहुत बड़ा बिजनेस है, और बहुत बड़ा बिजनेस होने की वजह से उसकी इतनी ट्रांजेक्शन है कैश में कि पेमेंट करनी पड़ती है उनको। तो क्या मुमकिन है कि ये सीटीआर जनरेट ना हो? उस पर होगी। मगर असल चीज क्या है, सीटीआर के पीछे मनी कहाँ से आ रही है, वो सवाल ही तो पूछेगी ना। आईपीए यानी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन क्या सवाल पूछेगी, ये ट्रांजेक्शन क्या की थी, बता दूंगा। आप बताओ, इम्तियाज की मिसाल इससे बेहतर मिसाल हो ही नहीं सकती। कहाँ से करे, वो कैश में डील करेगा, वो कैश जाके डिपॉजिट करेगा ना शाम के टाइम पे, यार वो क्या मतलब, वैसे तो चेक में तो नहीं लेगा ना। तो उस इसीलिए सीटीआर से कोई, हाँ सीटीआर उस वक्त मसला करती है जब सारी ट्रांजेक्शन्स किसी न किसी वे में वो इलीगल हो या टैक्स एवेडेड हो। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं बेटा। थोड़ा मैं आज का टाइम चाहता हूँ अच्छे तरीके से, और खास तौर पे ये जो बस लास्ट स्लाइड है इसको कवर कर लेते हैं, फिर मैं आऊंगा अगले सेगमेंट पे, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वाला सेगमेंट इससे कवर हो रहा है। ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखिए, ये डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन का सेक्शन है। हमने सेक्शन 7 पढ़ा था। 7 में हमने रिपोर्टिंग देखी। रिपोर्टिंग के बाद हम चले गए 33 में, हमने देखा इसमें क्या कॉन्सिक्वेंस गिवन था। किस चीज का कॉन्सिक्वेंस गिवन था? कॉन्सिक्वेंस गिवन था दो चीजों का, या तो रिपोर्टिंग ना करने का या मिस रिपोर्टिंग करने का। अब उसके साथ 34 है सेक्शन, ये भी चूंकि डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन से ताल्लुक है, तो ये क्या कहता है कि जी अगर क्या हो, डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय या एजेंट्स हो, इसके रिपोर्टिंग एंटिटीज के या उसके इंटरमीडियरी के, कौन सी, ये है विच रिपोर्ट एसटीआर या सीटीआर। ऑब्वियसली बात है, रिपोर्टिंग एंटिटीज ने क्या किया होता है, एसटीआर सीटीआर जनरेट किए होते हैं। तो उस केस में आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम डिस्क्लोजिंग टू एनी पर्सन, क्या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्या ये दैट द ट्रांजैक्शन हैज बीन रिपोर्टेड। यानी आपने अपने कस्टमर को बताना नहीं है, टिप ऑफ नहीं देना कि देखो तेरे खिलाफ ये हो रहा है। क्यों? वो क्या करेगा, उधर से निकलेगा सीधा प्रॉपर्टी बेच के भाग जाएगा, फिर उसको ढूंढते रहे। ठीक है ना। अब बात ये है कि ये सीक्रेसी में काम होगा सारा, उस पे लाजमन क्या है, सीक्रेसी, डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है, अनलेस, अब ये रिसेंट एक अमेंडमेंट है, और वो रिसेंट अमेंडमेंट क्या है, देयर आर डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स फॉर कॉर्पोरेट ग्रुप्स। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद रेगुलेशंस मेड देयर अंडर। अब वो रेगुलेशंस जिसके अंदर ये कॉर्पोरेट ग्रुप्स की अरेंजमेंट है, वो कोर्स का हिस्सा ही नहीं है। हमारे पास सिर्फ 3 रेगुलेशन है, 4, 5, 6 जो कोर्स का हिस्सा है, 2 लेक्चर कोर्स का हिस्सा है, वो हम आएंगे। ठीक है, इसीलिए इस एरिया को कि अनलेस वाली जो बात है इसको मैं कवर नहीं करूंगा। इसकी वजह यह है कि ये ना सिर्फ कोर्स में नहीं है, रेगुलेशन कवर ना होने की वजह से, बल्कि अभी तक इंप्लीमेंट भी नहीं हुए। ये सिर्फ थ्योरी का हिस्सा है। ये 2020 में एड हुआ है, जो लास्ट अमेंडमेंट हुई थी लास्ट। मैं आपको बेटा इतना बता दूं कि ये जो कॉर्पोरेट लॉज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसमें से कुछ ऐसे हैं, ठीक है, सिर्फ टैक्स वाला नहीं हूं मैं, आया हूं ना बेटा, कुछ प्रोफेशनल एक्सपोजर तक आया हूं। इस लॉ की लास्ट अमेंडमेंट जो हुई थी ना, मैं आपको डिस्क्लोज कर रहा हूं, उन्होंने जो इस्लामाबाद में अमेंडमेंट हो रही थी, तो आई वाज द पर्सन इन कराची जिससे उसको रिव्यू कराया गया था। उन्होंने कहा था यार इसे रिव्यू कराओ, क्योंकि एएमएल पे थोड़ा सा आप भाई का काम किया हुआ था। तो उसमें बहुत सारी जो मेरी रिव्यू की चीजें थी वो अमेंडमेंट में आई थी, और वन ऑफ देम वाज दिस,
ठीक है, कि जिसके अंदर कॉर्पोरेट ग्रुपिंग, बहरहाल इस पे चूंकि अभी तक सिर्फ थ्योरी है, इस वजह से ज्यादा बात नहीं है। बेसिक रूल सिर्फ याद कर लो। बेसिक रूल क्या है? डिस्क्लोज नहीं कर सकते। डिस्क्लोज करेगा तो मामला खराब हो जाएगा ना। ओके, फिर क्या होगा? अच्छा जी, वायलेशन ऑफ दिस सबसेक्शन, यानी ऊपर बताई गई बात की वायलेशन, यानी आपने इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है, इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। कौन सा क्रिमिनल ऑफेंस होगा? वो वायलेशन कर देना, यानी इंफॉर्मेशन मना थी, डिस्क्लोज टिप ऑफ दे दिया, एंड शैल बी पनिशेबल। कैसे? इम्प्रिजनमेंट होगी कितनी? 5 साल, और फाइन कितनी होगी? 2 मिलियन आर बोथ। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन furnished by whom? Reporting entity या any other person shall be kept confidential by whom? By FMU investigating and prosecution। ये आखिरी वाला पॉइंट ये है कि जब इंफॉर्मेशन आई, किसने दी इंफॉर्मेशन? एसटीआर सीटीआर किसने जनरेट किया? रिपोर्टिंग एंटिटीज ने किया। ये इंफॉर्मेशन जब एफएमयू को दी गई तो एफएमयू भी तो सीक्रेट रखेगा। अच्छा, एफएमयू ने किसको दी? आईपीएस को दी, वो भी सीक्रेट रखेंगे। विच मीन्स कि ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है एएमएल का, वो सीक्रेसी में काम करेगा। उसका मकसद क्या है? क्योंकि अगर तो उस क्रिमिनल को पता चल गया तो वो क्या करेगा? गायब हो जाएगा। वो प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी बेची ना तो उसको ट्रेस भी नहीं कर सकेंगे। असल चीज इस पूरे कानून की क्या है? उसकी प्रॉपर्टी पकड़ लो पहले, खामोशी से ये सारी कार्रवाई होती रहेगी, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती रहेगी। आईपीए जब तक कोर्ट से इजाजत लेके उसकी प्रॉपर्टी को फ्रीज नहीं करता ना, तब तक खामोश रहो बस, फिर सारी कार्रवाई शुरू होगी। तो लास्ट वाली ये पूरी बातें कहाँ लिखी है? सेक्शन 34 में लिखी है। ठीक है, अच्छा बेटा, ये हो गया कवर। इसमें कोई सवाल होगा मुझसे जरूर पूछेगा, व्हाट्सएप पे मैं हाजिर हूँ, स्लाइड भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, घर पहुंच के मैं स्लाइड की पिक्चर लेके जिस तरीके से शेयर करता हूँ मैं ग्रुप पे शेयर करूंगा। बेटा आप सबकी मुझे तवज्जो चाहिए, ऐसी तवज्जो जो मतलब अनब्रोकन तवज्जो हो। इंशाल्लाह आप खुश हो जाओगे आज। ऐसी टेक्निक्स आपको सिखाऊंगा, और मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला वो मटेरियल शेयर करने वाला हूँ, वो चीजें करने वाला हूँ कि जो इस पेपर को आसान कर देंगे। देखिए, दो टेक्निक है जिसको मैं लेके चला हूँ। एक टेक्निक क्या है कि जी लॉ को आसान और कनेक्टेड बना के स्लाइड्स दे दो, ताकि आप अभी इसी पढ़े हुए लॉ का जब आप बेरेक्ट उठाओगे ना, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर हम उसको वैसे पढ़ते तो उम्र गुजर जाती समझने में। अब तो आपको विजुअल पिक्चर्स मिल रही हैं। दूसरी चीज क्या लेके चला हूं? एग्जाम में क्या करोगे? लिखना। तो ड्राफ्टिंग सिखाऊंगा। और एक उसूल मेरा याद रख लो बच्चों, जब तक आप लिख के मुझसे चेक नहीं करवाओगे ना, यार जब तक चेक नहीं करवाओगे, बिलीव मी, एक टके का फायदा नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको ना लफ्जों के ऐसे ऐसे एंगल दिखाऊंगा कि यार ये देखो, और मैं चेक करूंगा। मैंने इसके लिए टाइम क्या मैंने अलग किया हुआ है, मैं आपको अभी बता नहीं रहा। मैं आपको इस बैच को मैं 4 महीने फुल देने वाला हूँ। ऐसे महीने के आपको जितना टाइम चाहिए होगा ना, उसे डबल मिलेगा। ठीक है, अब जरा सोच देखिएगा मेरी बात। देखिए, ड्राफ्टिंग क्यों जरूरी है? आपके सीए के किसी भी पेपर में ड्राफ्टिंग की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी सीफेप 2 में। सोच लो, किसी भी पेपर जो कहते केफ में भी लॉ है, मगर वो हल्की लेवल की, उसकी ड्राफ्टिंग क्या होती है? उसकी ड्राफ्टिंग टेक्स्ट में क्या है? टेक्स्ट में तो मिक्स सवाल आते हैं ना, जरूरत ही नहीं होती, पेपर पास हो जाता। अभी उससे पहले केफ का जो लॉ का पेपर, उसमें सवाल आप देखते हैं बच्चों वाले। अब आपसे जो सवाल पूछेगा, आज का पेपर देख लो, अभी मैं रिव्यू नहीं दूंगा, आपको लगेगा कि जैसे वो कोई मतलब अकाउंटिंग का पेपर है। इतना रियल लाइफ डेटा मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, पेपर देखो। इसका मतलब क्या है? ओपन बुक को ओपन करेंगे ही नहीं, करेंगे तो फंस जाएंगे। समझ रहे हो? एप्लीकेशन एप्लीकेशन देखो, डेटा से आपको इंशाल्लाह ताला जो टेक्निक्स होंगी ना, वो आपका डर भी खत्म करेंगी। सबसे पहली बात, मैंने ये आपको क्वेश्चन दिया था, मैं आपको एक क्वेश्चन को आगे रखते हुए आपको बताता हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन जब फ्रेम किया ना मैंने, तो इस क्वेश्चन के अंदर ये टिपिकल क्वेश्चन है जैसे सवाल बनेंगे। इसमें स्टेटिस्टिक्स देखो, स्पेसिफिक बंदा गिवन है एक्स, अमाउंट गिवन है स्पेसिफिक, डेट्स गिवन है, पूरी आपको स्टोरी बताई गई है, स्पेसिफिकली एक सवाल पूछा गया है। एक एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट थी। आप में से जिसने सवाल लिखा था बेटा, पिछली क्लास में मैंने 3 जवाब शेयर किए थे, ये इनिशियल मॉडल थे हमारे। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको कुछ नहीं बताया था आगे। आज मैं यहां से आगे बढ़ रहा हूं, मैं आप आज बता रहा हूं कि इस सवाल का जवाब कैसे बनता है। उसको पढ़ाने के से पहले मैं आपको चाहूंगा कि चंद बातें, मेरी गुजारिशात सुन लो। सबसे पहली बात, आपके जो लॉ है, कॉर्पोरेट लॉज जो भी हैं, अच्छा मैं आपको बार बार बताता हूँ, ये कॉर्पोरेट लॉ नहीं है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, कॉर्पोरेट एलाइज लॉज, समझ रहे हैं? अदर लॉज भी है इसमें। 50% कोर्स आपका अदर लॉज का है।
जो लाजमी नहीं कंपनीज के लिए हो। तो बेसिकली आप मेरी नजर में तो लॉस पढ़ रहे हो, आप सिर्फ कॉर्पोरेट लॉ थोड़ी पढ़ रहे हो, आप तो पूरे लॉस पढ़ रहे हो। ओके, तो देखिए मेरी बात सुनिएगा। सबसे पहली बात बच्चों क्या है, आपका जो सवाल होता है उसके मॉडल सवाल देख लें क्या है। क्वेश्चन कॉर्पोरेट लॉ के अंदर जब बनता है तो वो दो किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। इनमें से एक को पीक्यू यानी प्रॉब्लम क्वेश्चन और दूसरे को थ्योरेटिकल एसे क्वेश्चन कहा जाता है। ये दो मेथड्स हैं जिसमें सवालात में, तीसरा मेथड आपका नहीं है, थ्योरेटिकल एसे क्वेश्चन कहा जाता है उसको। अच्छा जी, पहले थ्योरेटिकल एसे क्वेश्चन को समझते हैं। इसके अंदर आपको एक आपके लेवल की बात हो रही है, बच्चों के लेवल की बात नहीं हो रही कि सीधा सीधा व्हाट इज वाला सवाल पूछा, व्हाट इज नहीं, व्हाट इज नहीं है। ठीक है, अगर आप में से किसी ने वो जो एक इंडियन ड्रामा है वो खिचड़ी देखा हो, अगर किसी देखा हो, मेरी जितनी उम्र हो किसी की, नहीं देखा तो फिर आपने जिंदगी नहीं गुजारी। उसमें एक कैरेक्टर होता है हंसा, वो बार बार बोलती है व्हाट इज। ठीक है, तो व्हाट इज, वो हंसा वाला व्हाट इज नहीं है। आगे आपके लेवल पे व्हाट इज क्या है वो देखना बेटा। लीगल प्रॉब्लम इसमें आपको ना, इस थ्योरेटिकल है ऐसे है, इसमें भी एक लीगल प्रॉब्लम या लीगल इशू बताया जाता है। देखिए लीगल प्रॉब्लम या लीगल इशू इसमें होता है इस क्वेश्चन के अंदर, आपसे उस लीगल इशू पे। और यहाँ मैं आपको बताऊं, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का एलएलबी जो हो रहा है आजकल पाकिस्तान में बड़ा मशहूर होता जा रहा है, उसकी सारी किताबें मैं शौक की वजह से पढ़ता हूँ, मेरे पास वो हैं। तो देखो उसमें भी ऐसे टाइप सवाल आता है, मगर इसमें होता क्या है, इसमें एक ऐसे लिखा जाता है जो किसी लीगल इशू पे होता है। इसका मतलब है कि किसी मखसूस स्पेसिफिक सिचुएशन पे नहीं होता, उसमें कोई कैरेक्टर नहीं होता। जैसे हमने अभी सवाल बनाया था एक्स, या आपके लिए कैरेक्टर या कंपनी होगी कोई, उसके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, अच्छा ये सवालात आपके पेपर में इसमें न आने के बराबर आ रहे हैं। आज के पेपर के बाद तो मैं कहूंगा कि 5% भी नहीं आ रहे। आज का जो पेपर था कॉर्पोरेट लॉ का, जो आज पेपर हुआ ना, आज अटेम्प्ट था ना, उसमें तो 5% भी ऐसे सवालात नहीं है। इसका मतलब है कि आपको तैयारी किसकी करनी है, इस एरिया की। इसमें क्या है कि ये क्या है, ये है प्रॉब्लम क्वेश्चन, इसको कहते हैं, ये टाइप है। ये बातें आपको मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। ये बातें जो है ना, ये सिर्फ इसे नहीं है कि कोई तारिक चुनियों ने इन्वेंट की है, ये दुनिया भर के लॉ स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। मैं इसलिए कि थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ, मेरे पास ये रिसोर्सेज हैं, मैं इंपोर्ट करता रहता हूँ बुक्स। दुनिया भर के लॉ स्कूल्स में बताया जाता है कि लॉ के पेपर अटेम्प्ट करते कैसे। आज आप सीखोगे, यहाँ पे आपको किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने पढ़ ली है। मैं आपको बताता हूँ उसकी समरी कि पेपर पास कैसे होगा। देखिए सवाल का क्वेश्चन टाइप होता है ना। देखिए मुझे कहा गया कि चलो एक गेम खेलते हैं, मुझे रूल्स ही नहीं पता, क्या खेलूंगा, हार के आऊंगा। तो आपको गेम के रूल्स बताने जा रहा हूँ, जिस पेपर को देने जा रहे हैं ना उसके रूल्स क्या है। सवाल की टाइप ही नहीं पता तो जवाब कैसे लिखोगे। जब आपको ये तक नहीं पता कि पेपर का असेसमेंट किस तरीके से करता है, तो बेटा वो इस तरह करता है, प्रॉब्लम क्वेश्चन देता है। अब प्रॉब्लम क्वेश्चन में क्या होते हैं, गौर से सुनना। इसमें क्या होता है, इस प्रॉब्लम क्वेश्चन में आपको आपको सबसे पहले एक स्पेसिफिक केस गिवन होगा। अब वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। देखिए अगर कहीं सवाल के अंदर कुछ कैरेक्टर्स के नाम अपीयर हो रहे हो, कोई सिचुएशन हो, और खास तौर पे एंड पे आके अगर आपको कहे ना एडवाइस करो, समझ जाओ कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये समझ जाओ कि प्रॉब्लम क्वेश्चन है। ठीक है, और कहीं पे नाम भी दे, मसलन एबीसी लिमिटेड बोले, बट रिक्वायरमेंट में लिखे डिस्कस फला थिंग, तो इसका समझो कि वो उस प्रैक्टिकल सवाल तो है क्योंकि सिचुएशन उसने दी है। मगर सवाल किसी लॉ पे पूछे, मैं आपको सिंपल डिस्ट्रक्शन देता हूं। जब लॉ के बारे में पूछे तो वो है टीईक्यू, थ्योरी ऐसे क्वेश्चन। जब लॉ के बारे में पूछे क्या होगा, टीक्यू। और जब किसी सिचुएशन के बारे में पूछे, पीक्यू। सिचुएशन के बारे में कहे ना कि जी इस केस में मैंने जो सवाल बनाया था वो किसके बारे में बनाया था, मैंने बनाया था पीक्यू, प्रॉब्लम क्वेश्चन था। क्या लिखा था, इवेल्युएट क्या, डिफेंस किसका, वो ऊपर बताए हुए फैक्ट्स का। समझ आ गई, ऐसे होगा। कुछ सवाल आपसे पूछेगा। देखो मैं ये जो सेशन है ना आज का, ये मेरा पहला सेशन है ड्राफ्टिंग का। मैं आपको ग्रेजुअली ऐसे सेशन देता रहूंगा ताकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी स्किल सेट हो जाएंगे। फिर मैं हर स्किल पे आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा। आज जो स्किल सिखा रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर आगे ले जाऊंगा, फिर दूसरी चीज उसकी प्रैक्टिस। तो बाय द टाइम हमारा कोर्स एंड होगा आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी।
आप इतने इनेबल हो चुके होंगे कि लॉ भी पता होगा कि क्या है, वो भी सीख चुके होंगे और लिखना भी आएगा। अच्छा, अब आ जाए ये प्रॉब्लम क्वेश्चंस। पहले तो मैंने पहले बात क्या की है, अब तक मैंने दो बातें की कि आपके पेपर में दो किस्म के सवालात आते हैं, एक आता है पीक्यू, एक आता है टीक्यू। दूसरी बात मैंने क्या की है, इसको डिस्टिंक्शन कैसे करते हैं, कैसे पता चलेगा कि पीक्यू है या टीक्यू है। जब लॉ के बारे में पूछता है तो टीक्यू है, जब सिचुएशन के बारे में पूछता है तो पीक्यू है। 95% आप तैयारी कर लो पीक्यू की, मुश्किल वही है पीक्यू, उसमें बच्चा ठीक है टीक्यू कुछ ना कुछ कर लेता है। अब देखिए जो है ये पीक्यू वाला क्वेश्चन यानी प्रॉब्लम क्वेश्चन जिसको कहते हैं, उसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं। इसके लिए एक मेथड है, इस मेथड को मैंने एक नाम दिया है ताकि आपको ना याद करा सकूं वो मेथड। अच्छा, वो मेथड क्या है बेटा, वो मेथड है, ये पूरा स्टाइल है। देखो ये आपको मैं अभी मैं साबित भी करके दूंगा, आपको मैं कहूंगा पढ़ो, एक मैं आपको अभी आपको देने वाला हूँ चीज, आपको समझ आ जाएगी कि क्यों है वो। प्रॉब्लम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या क्या है, इसके होते हैं 4 पार्ट्स। आप मुझे बोलते हो सर ये 10% रिजल्ट क्यों आया, सर 75 बच्चे क्यों पास हुए, सर 12% रिजल्ट क्यों आया। मैं बताता हूँ इसलिए बेटा, जवाब अधूरा होता है, जवाब अधूरा होता है। क्यों, जो रिक्वायरमेंट है सवाल की वो पूरी नहीं होती, तो कैसे वो आपको मार्क्स देगा। देखिए सबसे पहले इसमें क्या मेथड आता है, इसमें मेथड ये है बच्चों कि इसके अंदर मैंने इसका नाम रखा है एक, ठीक है, ILAC। एक वीडियो भी मैंने शेयर की थी, अगर किसी ने देखी हो छोटी सी, वो आज जो बच्चे पेपर देने जा रहे थे उनके लिए बनाई थी। आपके लिए तो तफसीली में बात करूंगा ना इस पे। देखो इसका आई लेक, ये जो मेथड है ना, ये मेथड दुनिया के हर लॉ स्कूल में फॉलो होता है, मगर दुनिया के जो मुख्तलिफ लॉ स्कूल से अलग अलग नाम रखते हैं उसका। ऑस्ट्रेलिया में कोई अलग नाम, यूके में कोई अलग नाम, मैंने अपने मुल्क के हिसाब से थोड़ी सी इसमें एडजस्टमेंट की। आई इज फॉर इशू। देखिए 4 स्टेजेस होती हैं आपके जवाब की, आप 4 में से अक्सर पता है क्या लिखते हो, दो दो लिखते ही नहीं हो तो मार्क्स गए। अच्छा, और जो की स्टेज होती है उसको लिखते ही नहीं हो तो मार्क्स गए। अच्छा, जहां पे जाके रीजनिंग करनी होती पता ही नहीं होती, मार्क्स गए। इस मेथड से मैं आपको गारंटी देता हूँ, नंबर 1 इस मेथड से आपके सवाल के अंदर कोई चीज अधूरी नहीं होगी, मजबूर हो जाओगे उसको ढूंढोगे, लिखना शुरू करो कि मुझे लिखना है तो पहला ये लिखा लिखा, दूसरा लिखा, आपका सवाल कंप्लीटनेस की तरफ खुद ब खुद चला जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज ये मेथड आपको सिखाएगा लीगली जहन को इस्तेमाल करना। यार ये भी तो लिखना है ना मुझे, तो सोचना शुरू करोगे। बेटा सबसे पहला क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ये होता है आइडेंटिफिकेशन करना, किसकी, इशू की। आई इज फॉर आइडेंटिफाई इशू, पहला पार्ट होता है आपके सवाल में जो फैक्ट्स गिवन है। मेरी बात मैं बता रहा हूं, $1,000,000 बातें कर रहा हूं, यकीन करो तुमने अगर इसकी इंपॉर्टेंस समझी ना, आप पेपर जब करोगे ना दुआ करोगे मुझे। ठीक है, ये वो बातें हैं जो कोई नहीं बताता, आप जाओ इंडस्ट्री में पूरे मुल्क में, ठीक है, कोई आपको समझाए आके गला पकड़ना सर नहीं आप झूठ बोलते और भी बताते। ये वो बातें हैं बेटा जिसको खुद रिसर्च करनी होगी, खुद ढूंढनी होगी, सीखनी पड़ेगी। 15 साल से 17 साल से मैं लीगल में रिसर्च कर रहा हूँ, ड्राफ्टिंग मेरी उम्र गुजरी है ड्राफ्टिंग की, इसलिए हमें पता है। ठीक है, क्या है, आइडेंटिफाइंग इशू। अब गौर से देखना, देखना गौर से, ऐसे ही नहीं इशू आइडेंटिफाई करना, फ्रॉम द फैक्ट्स, फ्रॉम द फैक्ट्स। कौन से फैक्ट्स, गिवन इन द क्वेश्चन। आपको कुछ समझ आ रहा है कि इसका क्या मतलब हुआ। भाई इसका मतलब हुआ जो आपको वो फैक्ट्स दे रहा है उससे कोई क्वेश्चन, कोई इशू रेज हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है जिसपे लॉ अप्लाई करेंगे, प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई करो। और गौर से सुनना मेरी बात, वो जो फैक्ट्स होते हैं ना सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते। मैंने जो सवाल बनाया था उसमें डेट्स वर इरेलीवेंट, डेट्स का कोई असर ही नहीं था इशू पे। उसने डिफेंस क्या लिया कि जी जब तक मेरे खिलाफ रॉबरी साबित नहीं होगी तब तक आप मुझे मनी लॉन्ड्रिंग में ट्रायल नहीं चला सकते, ये था उसका क्वेश्चन। तो उसमें डेट की इंपॉर्टेंस जीरो, अमाउंट की इंपॉर्टेंस जीरो, वो 10 मिलियन होता कि 5 मिलियन होता उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस क्या, इसका मतलब ये अल्फाज सुनना मेरे, इसका मतलब ना सिर्फ आपने इशू को आइडेंटिफाई करना है मेरे बच्चों, उस इशू को नेरो डाउन भी करना है। नेरो डाउन करोगे, थोड़ी सी मेरे साथ प्रैक्टिस कर लोगे ना बेटा इस बैच में, इस सेशन में, बिलीव मी दुआएं करोगे। मैं आपको इतना टाइम दूंगा ड्राफ्टिंग का, मैं आपको चेक कर करके भेजूंगा, मैं आपको रीड्राफ्टिंग करके भेजूंगा। आप में से जो मुझे सॉफ्ट कॉपी भेजेगा ना उसको तो मैं करेक्ट करके दोबारा रीड्राफ्ट करके भेजूंगा।
क्योंकि लिखना मेरे लिए मुश्किल नहीं है बेटा, मैं तो ऐसे लिखता हूँ, मेरा हैंड्स ऑन हूं, मैं खुद लिखता हूँ सारा काम। ठीक है, बात समझ आ गई? पहली बात समझ आ गई, जिसको भी समझ आ गई वो बताएं। समझ आई कि पहला काम क्या करना है हमने? आइडेंटिफाई। जो सवाल मैंने दिया था ना, मैं आपको उसका आज ऐसा मॉडल आपके सामने रखूंगा, ये देखो ये आइडेंटिफिकेशन इसको बोलते हैं। सेकंड क्या है बच्चों? एल। एल इज फॉर लॉ। देखिए, इस लॉ को ना दुनिया में इस मेथड में कुछ, किसी मुल्क में इसको बोलते हैं पी, प्रिंसिपल। किसी मुल्क में इसको पी की जगह जो बोलते हैं रूल, आर, वो रूल बोलते हैं। वहां हर मुल्क की ट्रेडिशन है ना। अमेरिका में लॉ से ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल होता है लीगल, रूल, रेग, तो वहां आर इस्तेमाल करते हैं। हमारे मुल्क में ये टर्मिनोलॉजी अच्छी नहीं है, तो मैंने अपनी तरफ से एक नाम दे दिया। कॉन्सेप्ट वही है, स्टैंडर्ड मेथड है। लॉ का मतलब क्या है? आप वो जो रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ, क्या, जो रेलेवेंट, जिस, जो इशू उठा, इशू क्या उठा, आइडेंटिफाई किया ना, तो उस इशू के लिए रेलेवेंट प्रोविजन कौन सा है लॉ का। सारा लॉ नहीं चाहिए आपको, जो पता होता है लिख के आते हो यार, तबाही कर देते हो। भाई ये थ्योरी का पेपर थोड़ी है कि लॉ लिख के आओगे। ये टीईक्यू थोड़ी पूछ रहा है आपसे। अच्छा, टीईक्यू में भी नेरो करना होता है आपको। देखो, अल्लाह के वास्ते यार, जो पढ़ा है ना उसको दिल से पढ़ो, ताकि आपको पेपर में ना भूलने का डर ना हो। अच्छा, भूलने का डर रखो भी नहीं, बुक साथ में पड़ी होगी, और मैं आपको आगे चल के याद भी, सिखाना भी, सिखाऊंगा भी कि कैसे चीजें ढूंढो, कहाँ कहाँ कौन सी चीज लिखी है। तो क्या लिखना है बच्चों? रेलेवेंट, रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ, रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ होगा ना। अब हमारा रेलेवेंट प्रोविजन क्या था, मुझे बताओ। मैं क्या इसमें सेक्शन 3 को डिस्कस करूं कि सेक्शन 3 में जी मनी लॉन्ड्रिंग कब होती है? क्या उसने इसके बारे में पूछा था कि जी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या है? मैंने चूंकि अच्छा पढ़ा है, तो मैं, एक्सक्यूज माय लैंग्वेज, उसको मैं लिख के आऊं, या मैं छोड़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूं लिख के आऊं, क्योंकि नॉलेज शो ऑफ करूं जी, मुझे इतनी नॉलेज है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम भी मुझे बताओ, क्या, कौन सा नंबर 2 पे बेटा क्या डिस्कस करना होता है बताओ? सर, नंबर 2 पे डिस्कस करना होता है यही जो अभी हमने लिखा। क्या डिस्कस करना होता है? ये उसका पार्ट होता है। यानी सबसे पहले आप इशू आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है, उसके बाद बताते हो वो कानून जो उस इशू से लिंक है, सिर्फ वो हिस्सा। और देखो, इसमें लॉ रिप्रोड्यूस नहीं करना होता। ये नहीं करना अल्लाह के वास्ते कि बुक खोलो और लिखना शुरू कर दो, नहीं। जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के, आपके अल्फाज में जो लॉ हो ना, एक्यूरेसी से उसको रिप्रोड्यूस कर सको, वो आ जाएगा। ठीक है, और अगर तुम अनसर्टेन हो तो फिर इतनी बुक यूज करना मैं सिखा दूंगा, तो पता चल जाएगा कि कहाँ है। बुक में हेडिंग होती है, पहुंच जाओगे जल्दी जल्दी, उसको देख भी लोगे एक नजर। ओपन बुक की वजह से थोड़ा सा फायदा कोई लेना चाहे, मैं रिकमेंड बहरहाल बहुत कम करता हूँ। तो 2 पार्ट्स हो गए। अब बेटा आता है वो पार्ट जो कोई नहीं करता, ए, अप्लाई। अब आती है, आपने इशू जब आइडेंटिफाई किया, तो इशू आप जो रेज हो चुका है उस पर बता चुके हो कानून ये है। अब मुझे बताओ असल चीज क्या है, उस पर अप्लाई तो करो। एंड दिस इज द एरिया जहां लीगल रीजनिंग होती है। और मैं गारंटी देता हूं 90% बच्चा इस एरिया को लिखता भी नहीं, वो लॉ रिप्रोड्यूस करके नतीजा निकाल लेता है, बाकी एग्जामिनर को कहता है खुद समझ। आप में से कितने बच्चे हैं जो सवाल में मौजूद फैक्ट्स को भी इग्नोर कर देते हैं, सवाल में मौजूद फैक्ट्स को अज्यूम करते हैं, क्योंकि सवाल में है ना, तो मैं जवाब में आगे बढ़ूंगा, इससे आगे बढ़ूंगा। भाई ऐसे नहीं है, जवाब मस्ट बी कंप्लीट, आंसर हैज टू बी कंप्लीट। सवाल में वो चीजें मौजूद हैं अपनी जगह, जवाब में भी वो चीजें आएंगी। आप ये ना अज्यूम करो कि सवाल और जवाब एक चीज है और जुड़े हुए हैं, नहीं। सवाल अलग है, जवाब अलग है। तो जवाब के अंदर वो सवाल के मौजूद चीजें रिपीट होंगी, वरना मैंने अक्सर देखा है, अभी आपसे मैंने कुछ मॉडल शेयर नहीं किए, कुछ सवालात शेयर नहीं किए बच्चों के, बल्कि जवाबात बोलेंगे बच्चों के, शेयर नहीं किए, वो सवाल से आगे शुरू कर देते हैं, नतीजा निकाल के लॉ जी, एक्स इज डिफेंस इज इनवैलिड बिकॉज ऑफ दिस। तो एक्स कौन था, उसका डिफेंस क्या था, पता ही नहीं चल रहा। इनकम्प्लीटनेस, इनकम्प्लीटनेस। कंसाइज रहने का मतलब ये नहीं है कि हम कंसाइजनेस को बिल्कुल अधूरा जवाब ही कर दें, अधूरा नहीं रखना, हमने कंप्लीटनेस इंश्योर करनी है। और याद रखना, जितना कंप्लीटनेस पे रेलिवेंट रहते हुए कंप्लीटनेस इंश्योर करोगे, एग्जामिनर पे पास करने का बर्डन बढ़ जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप इस तरह प्रैक्टिस करो, आपके पास होने के चांस बहुत बढ़ जाएंगे, बहुत बढ़ जाएंगे। स्किल राइटिंग का सीख लो, ये उम्र भर काम आएगा। आपके आगे आने वाली जो प्रोफेशनल लाइफ है ना, सबसे मुश्किल काम है, लोग लिखते ही नहीं, लिखना ही नहीं आता। आपका ये स्किल इतना काम आएगा
इतना काम आएगा आप रिपोर्ट राइटिंग, क्योंकि ये आपको शाइन कर देगा। आप अपनी कंपनी में होंगे, कहीं पे भी होंगे, जहां पे भी आप काम करोगे, आप आउटशाइन करोगे दूसरों को, क्योंकि आपको लिखना आता है। और लिखने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लॉ के बारे में लिखना। अप्लाई करना, कैसे अप्लाई होता है मैं आपको सिखाता हूँ। इसमें क्या किया जाता है बच्चों? इसमें की जाती है लीगल रीजनिंग। इसमें लीगल रीजनिंग, इसमें आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। आर्ग्यूमेंट कौन सा? कॉमन सेंस वाला नहीं, लीगल आर्ग्यूमेंट। ठीक है। देखिए एक बात समझिएगा मेरी, आप जब सवाल को, कोई भी सवाल होगा तो सवाल के अंदर आपको लेना पड़ता है स्टांस। स्टांस लेना पड़ता है, स्टैंड लेना पड़ता है। स्टांस समझ रहे हो? स्टांस का क्या मतलब है? स्टांस के अलावा एक होता है टोन। टोन ये जी किसकी, आपको अगर सपोज करें, आप मेरी बात तवज्जो से सुन रहे हैं सारे बच्चे, बात समझ आ रही है मेरी? काइंडली कंफर्म करो, सारे हो ना, तवज्जो से हो। देखो बच्चों, ये जो स्टांस एंड टोन है, ये क्या है? आपको एग्जामिनर बना देता है कि आप लॉयर हो और एडवाइस कर रहे हो, आप जज हो और डिसाइड कर रहे हो। टोन में फर्क आएगा कि नहीं? आप देखें, इसका मतलब क्या है? अगर टोन चेंज नहीं हो रहा आपका, लैंग्वेज का टोन होता है, लिखने का टोन होता है, ठीक है। अगर टोन चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि आपने सिर्फ मट्टी से घड़ा बनाना सीखा है, बस। आपने एक चीज सीखी हुई है, घड़ा बनाना। अब इम्तिहान में जाते हैं, आपको कहा गया प्लेट बनाओ, फिर भी घड़ा बना दिया। क्यों आता है ये एक चीज? तो थोड़ा सा टेलर करना सीखो लैंग्वेज को, कि जी मुझे किस रोल में डाला एग्जामिनर ने। एग्जामिनर ने आपको कहा एडवाइस करो, तो एडवाइस की तरह एडवाइस करोगे ना, ठीक है। तो स्टांस लेना पड़ता है। स्टांस, टोन क्या मतलब क्या है? कि किस पोजीशन में खड़ा करके आपसे पूछ रहे हो, अकॉर्डिंगली लैंग्वेज चेंज होती जाएगी, ठीक है। और दूसरा क्या है? स्टांस। स्टांस देखो क्या है, आपको जब कहता है इवेल्युएट, तो नतीजा तो निकालोगे ना। इवेल्युएट वरना क्या किया आपने? मैं आपको कहता हूं जाओ जी कंसाइनमेंट पड़ी है, चेक करके आओ, सही माल आया कि नहीं आया। आप कहते हो सर मैं गया चेक करके आया, बस। मैंने कहा फिर कुछ नहीं, भाई मैंने आपको भेजा क्यों था चेक करने? सर आपने कहा था जाके देख लो, मैं देख के आया। हवा बड़ी खूबसूरत चल रही थी, बड़ा मजा आया, देखिए लोग बड़े अच्छे थे। मैंने कहा इनसे क्या मुझे यार, लोग अच्छे थे, हवा अच्छी थी, खुशबू थी, दूध और नहर हर जगह, लोग बड़े नेके, नमाजों में गिरे पड़े हर जगह पे। मुझे ये बता कि उसके अंदर जो माल था वही है कि नहीं है? सर वो मैंने चेक नहीं, मैं देख लिया। अब वो बंदा जब तक ये नहीं मुझे बताएगा कि सर सब चीजें मैंने चेक की, एज पर ऑर्डर थी, क्वालिटी अच्छी थी, नहीं सर हमने तो कोई और चीज मंगाई थी, नतीजा एक तरफ, एक तरफ। जब बेटा इसको क्या बोलते हैं? स्टांस। हर टोन और स्टांस होता है। जब तक अब मुझे बताओ, एग्जामिनर आपसे, देखिए मुझे, मैं आपको एक बात इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप थोड़ा अभी आ गए हो ना जिंदगी में, बेटा अल्लाह ने आपको, हमेशा अल्लाह से शुक्र अदा करना, फाइनल में आ गए हो, और बस आप, मैं कहता हूँ पहुंच गए हो मंजिल पे, बस अब थोड़ी सी मेहनत और। मेरी बात याद रखो, इसके बाद अगली मंजिल क्या है? फैसले ही फैसले करने पड़ेंगे, खुद फैसले करने पड़ेंगे आपको। कोई ये नहीं होगा कि आपको एग्जाम थोड़ी होगा बाद में। रियल लाइफ में जजमेंट कर पाओगे तो आगे बढ़ो। यू हैव टू मेक डिसीजंस, डिसीजंस के लिए स्टैंड लेना पड़ता है। यू हैव टू से नो, यू हैव टू से यस। तो एग्जामिनर आपका जो है ना, ये कॉन्शियस है कि जब ये बैठेगा, ये बोर्ड में जाएगा, ये सीएफओ बनेगा, इसमें इतनी एबिलिटी तो हो, ये एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो ले सके, सिर्फ यस मैन तो नहीं हो, यस बॉस तो नहीं हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो रख सके लीगल मैटर्स पे। इसको कहते हैं स्टांस। तो अगर एग्जामिनर आपसे स्टांस एक्सपेक्ट कर रहा है और आपने लिया ही नहीं, बगैर नतीजा निकाले, आपको पता है डर क्या होता है? गलत ना हो जाए, एग्जामिनर शायद कोई और ना समझ रहा हो, एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग ना हो। तो बीच में रहता हूँ, डिप्लोमेटिक रहता हूँ, तो एग्जामिनर भी डिप्लोमेटिक मार्क्स देता है, ठीक है ना। 6 और 9 के दरमियान, आपको 9 नजर आती है, उसको 6 नजर आती है, डिप्लोमेटिक। डोंट बी डिप्लोमेटिक। मैं कहता हूं टेक स्टैंड इवन इफ इट्स रॉन्ग, टेक स्टैंड इवन इफ इट्स रॉन्ग, क्योंकि रॉन्ग पे भी अच्छी आर्ग्यूमेंट करोगे, मुझसे लिखवा लो, पास हो जाओ। समटाइम्स इट इज नॉट द मैटर ऑफ राइट एंड रॉन्ग, क्योंकि लॉ के कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो अनक्लियर होते हैं। बट बहरहाल आ जाए इस चीज पे, ये जो स्टांस होता है ना, लिया होता है, तो किस चीज तक पहुंच जाएंगे बच्चों? किस चीज पे? सी किसको स्टैंड करेगा? कंक्लूजन। यहां आके आप पूरी चीज कंक्लूड कर रहे होते। अब कंक्लूजन का मतलब ये नहीं होता हेंस प्रूव्ड, एक लाइन, 2 लाइन, ठीक है ना, नहीं। अब आप मुझे बताओ, ये जो मेथड है, इसको मैंने अपनी तरफ से नाम दिया है आईलेक। आईलेक को ऐसे ही मैंने कहा याद कराने के लिए थोड़ा सा फनी वे देता हूं। आई मीन्स मी, तारिक तुन्यो, लेक मीन्स 1 लाख।
1 लाख, तो मैं आपको 1 लाख का मेथड आज बताया मैंने। आई लेख याद हो जाएगा, आई लेख। आई क्या है? आइडेंटिफाइंग द इशू। और ये सिर्फ ये नहीं है कि हम थ्योरी पढ़ के और कर लेंगे। आप थ्योरी पढ़ लो, याद कर लो, केक बनाने का तरीका पढ़ सीखने के बाद, गाड़ी चलाने के नोट्स पढ़ने के बाद जब तक करोगे नहीं, फायदा कोई नहीं, 1% की इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। तो इसको करना पड़ेगा तुम लोगों को। अब मैं आपको सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ा रहा कि सर ने मेथड सिखा दिया, जबरदस्त मेथड था यार, कमाल का मेथड था, सर आपको करके दिखाना है। अब यही मेथड मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं। और डेमोन्स्ट्रेट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, आप एक दफा सवाल देख लो। सवाल आपको याद है? ये सवाल था, ये जो क्लास में नहीं था, ये है हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जिस किसने बेटा सवाल के जवाब मुझे भेजे थे, आप अब अपने जवाबात को कंपेयर कीजिएगा, जो अभी आज मैं आपको दूंगा, आफ्टर डिस्कस करूंगा। ये देखें, एक्स कमिटेड रॉबरी, कितनी? 10 मिलियन। कब? 22nd of January 2021. On 10th of March 2021, he deposited the whole amount in his bank account. The bank generated STR on the same day and submitted the same with FMU. On 2nd of June 2021, the relevant IPA brought a case of money laundering under AML against him in the court of law. X pleaded not guilty on the grounds that he cannot be tried for the offense of money laundering unless offense of robbery is established against him through conviction under section 392 of PPC 1860 by the competent court of law. Requirement in view of the provisions of AML Act 2010, evaluate the defense of X. ठीक है, अब आपने भी अटेम्प्ट किया था ना, ये देखो बेटा। अब मैं आपसे कहता हूं, अच्छा इसमें ना मैंने फोन थोड़ा बड़ा रखा है, पेज बड़ा बड़ा लगेगा। इसका फोन अगर देखें ना, छोटा करूंगा, ये पूरा पेज नहीं है, डरना नहीं आपने, ये मैंने डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं आपको वही चीज। देखें, मैंने आपको सवाल किया था ना, सवाल आपने पढ़ा, सुना, दोबारा सुना। ये देखो बच्चों, स्क्रीन नजर आ रही है, ये मेरा सजेस्टेड आंसर है, इसी आइलेक मेथड के मुताबिक लिखा गया। अब मैं आपके साथ ना पहले क्विक रीडिंग करता हूं, मैं एनालाइज नहीं करूंगा, आप सुकून से सुनो। पहले मेरा ख्याल था कि मैं आपसे पढ़वाता हूं, बट मैं पढ़ता हूं, आप सुनो, ताकि आप सुकून से सोचो। और आप फिर मेरे इस जवाब पे आपने मुझे इवेल्युएट करके मार्क्स देने, अपने दिल में मार्क्स देना, बताना नहीं कि सर को इतने मार्क्स दिए हमने, कि ये जवाब अगर इस सवाल का कोई बच्चा लिखे तो उसको कितने मार्क्स मिलते हैं। मैं स्टूडेंट हूं, आप मेरे एग्जामिनर हो, मैंने ये सवाल का जवाब लिखा है, और देखना मैं फिर इसको पढ़ने के बाद इवेल्युएट करूंगा, मैं बताऊंगा कि कहाँ कौन सी चीज लिखी गई है। अगर ये सवाल का जवाब अच्छा लगे ना, तो इसमें मेरा कमाल नहीं है, मेरे मेथड का कमाल है, उस मेथड की वजह से ये जवाब ऐसा अच्छा आया। देखिएगा जरा, पहला पार्ट, यानी बल्कि पूरा जवाब दिया, अ केस फॉर द ऑफेंस ऑफ। अब एक एक चीज इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको पहली दफा ये मेथड सिखा रहा हूं, ताकि आप सीख लो, फिर इसको इंप्लीमेंट करेंगे अगले सवाल। A case for the offense of money laundering under AML Act 2010 has been lodged against Mr. X before the court of law. X pleaded not guilty. X has taken the defense that unless a charge of robbery on the basis of which money laundering case is based is brought against him and proven against him through conviction under section 392 of PPC 1860, charge of offense of money laundering cannot be brought against him. ये क्या लग रहा है आपको इस पैराग्राफ में? मतलब चलो आप खुद बताओ ना, अब आप सोचो कि ऐसा जवाब लिखिए अगर, और आप एग्जामिनर हो, कितने मार्क्स दोगे? देख रहे हो? चलो आगे सेकंड देखो, एक्सप्लेनेशन टू section 3 of the AML Act 2010 provides that for the purpose of proving an offense under section 3 of the AML Act 2010, conviction of the accused for the respective predicate offense is not required. ठीक है, कुछ समझ आ रहा है क्या हो रहा है? उसके बाद देखिए, मैंने इधर उधर की बात ही नहीं की, वाई सेक्शन कुछ है कोई इधर उधर की बात, टू द पॉइंट, उसी जगह सेकंड पैराग्राफ में क्या आया देख लो। फिर इन द गिवन केस, अब क्या होने जा रहा है, ये वो पार्ट है जो कोई लिखता ही नहीं बच्चा, इसको स्किप कर देता है, तो कहां से इसमें तो असल जान होती है। इन द गिवन केस एक्स हैज एडमिटेडली डिपॉजिटेड। देखो मैं एक बात बताऊं सारे बच्चे, बेटा देखो मैं आपके साथ मेहनत करूंगा, आप मेरे साथ मेहनत करो,
आप मुझे लिख लिख के दो तो मैं क्या अंग्रेजी ठीक करूँ ना, मैं आपको बताऊंगा कि एक एक लफ्ज की यहाँ एडमिटेडली का क्या मतलब है, उसे एतराज नहीं है। ये लफ्ज जब एग्जामिनर सुनेगा ना बेटा, वो कहेगा यार ये है लॉ, ये है लॉ का स्टूडेंट। एक चीज पे उस बंदे को इतराज, गिवन केस में उसने क्या किया है, एडमिटेडली डिपॉजिटेड 10 मिलियन इन बैंक, क्या इस फैक्ट पे डिस्प्यूट है उसको? नो है। अब देखना कैसे लीगल रीजनिंग हो रही है, अप्लाई किसको कहते हैं। मैं आपके साथ एक एक सवाल का अटेम्प्ट मैं करूंगा आपके साथ, मैं अटेम्प्ट करूंगा आपके साथ, आप भी करो मैं भी अटेम्प्ट करके देता हूँ। आपको मसला ये है ना कि जी लॉ की प्रैक्टिस नहीं कराई जाती, मैं कराता हूँ, आप भी तो करो। आप में से एवरी सिंगल वन मैं आपकी सेपरेट फाइल बनाता जाऊंगा, हर फाइल का मतलब है हर किसी के मैं अलग जमा करता जाऊंगा, जो जो जवाबात मेरे पास आएंगे उसकी फाइल में प्रिंट करके लगते जाएंगे, आपको फीडबैक मिलता जाएगा। फिर मैं आपको बिठा के, जो जो कराची में होंगे या अदरवाइज ऑनलाइन होंगे, मैं आपको बिठा के इंडिविजुअल फीडबैक भी देने के लिए बच्चों तैयार हूं कि बेटा तुम्हारा यहाँ यहाँ इशू है, इस चीज को ठीक कर लो, तुम्हारी अंग्रेजी में ये क्वालिफायर, मतलब बहुत सारी चीजें सिखाने की है मुझे। एनीवे चलो इसमें क्या है, एडमिटेडली डिपॉजिटेड 10 मिलियन इन अ बैंक विच जनरेटेड सस्पिशियस ट्रांजेक्शन। यहाँ आके ये डिस्कस करूं, पहले पैराग्राफ में थोड़ी किया था इसको, इस फैक्ट को पहले पैराग्राफ में लिखा ही नहीं मैंने, क्यों? पहले पैराग्राफ में क्या करना होता है, उसके लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं था। On the same day and submitted the same with FMU, X has not proven the legal origin of funds। ये कहां से आई बात? लॉ का मतलब ये थोड़ी है कि आप अपना जहन इस्तेमाल ना करो, लॉ का मतलब थोड़ी है कि रट्टा लगा के उसको एज इट इज लिख के आओ, नहीं पास होगी। लॉ का मतलब है जहन खोलो। ये बातें कहां से आई हैं, ये कैसे लिख रहा हूं मैं, एक्स हैज नॉट प्रूवन द लीगल ओरिजिन, क्यों एसटीआर जनरेट क्यों हुई, इसीलिए तो हुई कि वो नहीं प्रूव कर सका ना लीगल ओरिजिन, तो एसटीआर जनरेट क्यों हुई है। आप समझ रहे हो कहां से आर्ग्यूमेंट निकल रहा है, ये है एप्लीकेशन ऑफ लॉ, इसको कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉ। ठीक है भाई, एसटीआर जनरेट हुई ना, लॉ थोड़ी लिखना है मैंने, लॉ लिख के आऊंगा यार, लेवल 1 का पेपर भी पास नहीं करूंगा। लॉ लिखने को छोड़ो, अप्लाई करना सीखो। एक्स हैज नॉट प्रूवन द लीगल ओरिजिन ऑफ द फंड्स बिफोर द बैंक और द सब्सिक्वेंट स्टेज इवन टुडे। वो थोड़ी बोल रहा है कि मेरे जायज पैसे थे, क्या बोल रहा है, मेरे खिलाफ केस नहीं हो सकता। भाई ये बताओ ना कि केस फाइल नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, मेरे पैसे जायज है? नहीं, ये नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा है, मेरे पास पहले रॉबरी साबित करो। X has not proven the legal origin of the funds before the bank or subsequent stages and has relied on legal argument that he must first be convicted for robbery before he can be tried for money laundering. This stance is baseless and not supported by law. Is baseless and not supported by law, since the offense of money laundering under AML Act 2010 is standalone when compared to respective predicate offenses listed in the first schedule to AML Act। समझ आई बात, क्या है, स्टैंड अलोन है, ये एप्लीकेशन हो रही है। इन व्यू ऑफ एक्सप्रेशन 2 to section 3 of AML Act, ये लॉ ऊपर लिखा हुआ था, X is क्या, नॉट रिक्वायर्ड टू बी कन्विक्टेड। पहले क्या लिखा था, केस की बात नहीं थी, जनरल लॉ की बात थी, अब लॉ केस पे अप्लाई हो रहा है। X is not required to be convicted for the predicate offense of robbery before the relevant court of competent jurisdiction to be tried for the offense of money laundering। फिर क्या, आगे सारा लॉ लिंक हो गया फैक्ट्स के साथ। अब नतीजा, नतीजे का मतलब नहीं होता हेंस प्रूव्ड, दो लाइनें नहीं, नतीजा कैसे निकालते हैं, इन व्यू ऑफ द अबव लीगल एंड factual position, X's defense that since he has not been convicted for robbery, hence he cannot be tried for the offense of money laundering, is invalid and nullity in the eyes of law। हो गया इवेल्युएट, हो गया इवेल्युएट। आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, द केस फॉर द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग shall continue and decided by the honorable court on merit। समझ आई, ऑन मेरिट, नॉट ऑन दिस आर्ग्यूमेंट। मुझे एक बात बताओ सच्ची, ये आपके सामने मैंने ये लिखा है, और यकीन करना ये मैंने दिन नहीं लगाया, मैंने इसको हार्डली कोई 15-20 मिनट में लिखा। ये नहीं समझना कि कोई सर ने कोई बड़ी मेहनत करके लिखा था, नहीं, मैंने पहले वो मेथड, आईलिक मेथड अप्लाई करो, अंग्रेजी लिखना आए, पेपर पास हो। अरे जिंदगी में यकीन करो जो ये स्किल काम आएगा तुम लोगों को, ये स्किल काम आएगा। ड्राफ्टिंग अगर अच्छी होगी तुम्हें हर कमेटी में बिठाया जाएगा यार, काम आपसे रिव्यू करवाया जाएगा यार, उससे ओके लो, पहले लोग कहेंगे फला बंदे से ओके लो, वो उसको लॉ आता है। ये एडिट स्किल है ना, पेपर भी पास हो जाए और जिंदगी में भी एक किस्म की एडवांटेज। बताओ मेरे बच्चों, इस सवाल को आपने देखा, पहले पैराग्राफ में क्या था, हमने क्या किया है,
देखो गौर से, आइडेंटिफाई द इशू। देखो कैसे निरो किया हमने उसको, अ केस फॉर द ऑफेंस ऑफ मनी। देखो शुरुआत कैसे कर रहे हैं उसी की, उस इशू। देखो ना फैक्ट्स में मैंने कहाँ लिखा है, इसमें अमाउंट कहाँ लिखा है 10 मिलियन, कहाँ लिखा है डेट्स, कहाँ लिखा है एसटीआर जनरेट हुई। नरेशन नहीं देनी हमने, वो फैक्ट्स नहीं एज इट इज रिप्रोड्यूस करने। बेटा फैक्ट्स को, एक बात सुनो, आप ना सवाल पढ़ने पे टाइम ही नहीं लगाते, पेपर में टाइम नहीं होता ना, पढ़ा लिख दिया, अरे थोड़ा वहां रुको, उसमें से आइडेंटिफाई करो इशू, और जितनी प्रैक्टिस करनी है अभी कर लो। लॉ की इतनी प्रैक्टिस कर लो सवालों पे, मेरे साथ रहे, मैं आपको सवाल देता जाऊंगा, मैं आपके साथ होगा क्या, आपका इतना हाथ तेज हो जाएगा कि आप फौरन इस इशू को समझ के लिखना शुरू कर दो। पैराग्राफ 1 में हमने क्या किया है, इशू आइडेंटिफाई किया है। उसके बाद ये आय वाला पोर्शन था, इसमें इशू कहाँ है बताएं, इशू कहाँ है, पूरा देखो पैराग्राफ में इशू तो है, हमने क्या इशू कहाँ इशू आइडेंटिफाई किया। पहले हमने की फैक्ट्स बताए, केस आया था, उसने नॉट गिल्टी कहा है, फिर हमने कहा क्या, हमने कहा ऑन द बेसिस ये X has taken the defense that unless a charge on the basis is brought against him, charge of cannot be, this is the legal issue, this is the identification act। हो गया इशू, यहाँ इसमें बिल्कुल एप्लीकेशन नहीं है अली, इसमें सिर्फ और सिर्फ इशू आइडेंटिफाइड है। इसमें कहा हमने कहा ये बिल्कुल ये आइडेंटिफाई किया इशू, फिर उससे रेलिवेंट हमने लॉ बताया, आई एल, एल हो गया इसमें, ये सेकंड पैराग्राफ लॉ का है, फिर ए हो गया, उसी चीज को हमने लीगल रीजनिंग करते अप्लाई किया। आप इसमें से बताएं कौन सी चीज है जो इररेलेवेंट है, सारी क्या बातें, एक तरफ फैक्ट्स एक्स के केस के, एक्स के केस के फैक्ट्स, और दूसरी तरफ हमारा लॉ अप्लाई करके हमने लीगल रीजनिंग की है। उसके बाद हमने क्या किया, कंक्लूजन। मुझे बताओ बच्चों, इस तरह अगर जवाब तुम्हारे सामने आता है इस सवाल का, मुझे बताना नहीं मार्क्स कितने देते, अगर तुम इसको अच्छे मार्क्स देते तो तुम इस मेथड को अडॉप्ट करो ना। कहते हैं ना, अगर आपको एक चीज खूबसूरत नजर आए तो पता ना चले क्यों खूबसूरत है, इसका मतलब कुछ तो होगा ना उसमें, ठीक है ना, उसमें, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें कुछ तो अच्छाई होगी ना। तो ये मेथड बेटा आइलेक मेथड है, इस मेथड के थ्रू आप जो पीक्यू क्वेश्चन, पीक्यू होगा यानी प्रॉब्लम क्वेश्चन होगा, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हमने ड्राफ्टिंग का फर्स्ट स्टेज कवर किया है, जिसमें हमने एक मेथड इंट्रोड्यूस किया। अब आपको मैं इंशाल्लाह अगली एक आध क्लास में सेकंड सवाल दूंगा, ठीक है, सवाल दूंगा सेकंड, और वो किसी और लीगल इशू पे होगा, ठीक है, किसी और, इस सेम नहीं रिपीट होगा कि इसको आप रटा लगाएं, किसी और लीगल इशू पे होगा, उसको आपने इस मेथड से ड्राफ्ट करना है। और देखो, जब तक आप एक टारगेट रख लो, 6 महीने के अंदर अगर तैयारी करनी है, 8 महीने के अंदर अगर तैयारी करनी है, और आप में से वो बच्चे जिनको 1.5 साल है, देखो इसीलिए कहता हूं पहले लॉ उठा लो, इसीलिए कहता हूं ताकि आपको सब आप आराम आराम से सीख लो। ठीक है, जो बच्चे अगर 6 महीने में करना चाहते हैं ना, उनके लिए थोड़ी दिक्कत होगी, मगर कोई ऐसा अगर बच्चा बैठा हुआ है जो सिर्फ 6 महीने में करना चाहता है, तो सुन ले, आज से प्रैक्टिस करें, आज से प्रैक्टिस, जो जो लॉ हम कंप्लीट करते जाएं उसके सवालात की प्रैक्टिस करते जाएं, और आपके सवालात मैं खुद करवाऊंगा आपसे प्रैक्टिस। ठीक हो गया, चले कोई सवाल बता। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कौन सी ये प्रैक्टिस की बात कर रहे हो। क्लासेस देखो 4 क्लासेस होंगी कम से कम, 5वीं होगी, जरूरत पड़ेगी तो 5 कर देंगे। अब ये टाइम टेबल जो होगा ना, ये इस तरह समझेंगे फिक्स होगा, फाइनल का टाइम टेबल फिक्स होता है स्टूडेंट, क्योंकि मैं ऑब्वियसली इसको चेंज इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बाकी टीचर्स भी होते हैं, वो डेज अभी बस फिक्स करा देंगे, मतलब थोड़ा सा अभी टेक्स्ट का भी सेशन शुरू होगा ना, तो इसके साथ खुद ब खुद फिक्स हो जाएगा, तो आपको पता होगा टाइम टेबल आए नहीं आए वो फिक्स होगी क्लास। ठीक हो गया, ठीक है भाई, कोई सवाल। देखिए मैं आपको वो स्लाइड वाइज बताता जाऊंगा कि इस स्लाइड को ज्यादा फोकस करें, पहले मैं देखिए ना, शुरू में कवर करते वक्त बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ताकि आप सब पढ़ो। एग्जैक्टली exactly। ऐसे आपको बताता जाऊंगा हर, यार जब शुरू पहले दिन पे था ना, मैंने पहले दिन आपको क्या कहा था, डेड वुड को काटूंगा। डेड वुड क्या है, पहले कोर बताऊंगा ना, यार हर चीज नहीं याद कर सकते आप, उठाओ कोई कानून, 950 सफे की तो हमारा बेरक है, 950 सफे इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आप एक ग्रिप कर सको। लोगों की उम्रें गुजर गई हैं, उनको ये नहीं पता कौन सी चीज कहाँ लिखी होती है, तो मुझे आपसे पेपर पास करवाना है, तो मैं लाजमन ये काम करूंगा, बताता जाऊंगा कि इसका ये सेक्शन, इसका ये सेक्शन, इसके 4 सेक्शन, ये कोर, इसको ग्रिप कर लो।
देखो जब आपने ग्रिप कर लिया होता है ना, तो उसके साथ बाकी सेक्शन होते हैं प्रोसीजर के, वो कॉमन सेंस होता है, मच ऑफ इट इज कॉमन सेंस। ठीक है ना, तो बिल्कुल बताऊंगा बेटा। लाइबा आपने क्या लिखा है? लाइबा पहले क्या लिखा था आपने? सर बस स्लाइड शेयर कर दें, भी करता हूँ। चलो बेटा, थैंक यू। बेरेक की कंपेंडियम होगी, वो लेके जाएंगे, मार्केट में जो अवेलेबल होगी हम उसको यूज करेंगे। मैंने लास्ट टाइम अपनी प्रिंट करवाई थी, ठीक है, वो हम देख लेंगे, जरूरत पड़ी तो हम अपनी प्रिंट करा लेंगे, वरना जो मार्केट में अवेलेबल होती है बाउंड की हुई वो हम लेके जाएंगे। नहीं नहीं, स्लाइड्स नहीं हो सकती, अलाउ नहीं है, आई कैप की तरफ से सिर्फ डायरेक्ट अलाउड है। यस यस बिल्कुल, सिर्फ एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए ना, क्योंकि कुछ बच्चों की फॉर्म में इंडक्शन चल रही है, तो उनमें से इस वजह से हमने थोड़ा सा, आप मैं अंदाजा देता हूँ कि 10 days मैक्सिमम। बिल्कुल बिल्कुल, मैं रेडी हूँ, सिर्फ मैं इसलिए कहता हूँ कि मुझे प्रिंटिंग करानी पड़ेगी, तो प्रिंटिंग एक नंबर होगा ना, उस हिसाब से मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल सबको, ये मेरा डे 1 से उसकी मैं प्रिंटिंग इस तरह करवाऊंगा कि आपको पेज पे लिखने का भी स्पेस होगा, नोट्स का भी स्पेस होगा, ताकि आप स्लाइड को देख रहे होंगे और जो आप सुन रहे होंगे तो उसके हिसाब से आप अपनी नोटिंग भी कर सकोगे। ठीक है बेटा, थैंक यू। रितेश कुमार बेटा, जो सेक्शंस हैं उसका लिखना रेलिवेंट इरेलीवेंट नहीं है। देखो बात ये है, आप अब आ गए हैं एडवांस लेवल पे। एडवांस लेवल पे अगर मैं ये आपको कहूँ कि रेफरेंस देना इरेलीवेंट है, तो फिर ये रेसिपी फॉर फेलियर है। सेक्शन लिखने का मतलब आप पहले एक्सप्लेन करें। अगर आप सेक्शन लिखने से मकसद नंबर बता रहे थे कि सेक्शन का नंबर लिखना, तो देखो मैं आपको स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा कि जहां जहां आपको सेक्शन याद है तो जरूर को जरूर लिखो। आप अब निचले लेवल पे नहीं हो जहां पे मैं खुद बोलता हूँ कि ना लिखो। रितेश, दूसरी बात यह है कि जब आपका टाइम होगा ना, अब आप मुझे बताओ सेक्शन 3 क्या है, एमएलए का सेक्शन 3 क्या है, सेक्शन 4 क्या है? ठीक है, ये इसका कोर है। सेक्शन 3 में ऑफेंस बताया गया है, 4 में उसकी पनिशमेंट बताई गई है। ठीक है अदनान, जो कंपेंडियम होगा, क्योंकि बजट की वजह से अभी हम कोई भी रिकमेंड नहीं कर रहे, तो जब होगा तो हम इंशाल्लाह एआरटीटी में ही अवेलेबल कर देंगे आपको। ठीक है, तो देखो ये, अगर हम रितेश ये नंबर 3 और नंबर 4 लिखेंगे कि जी ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज लेट डाउन इन सेक्शन 3, तो बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा। दूसरी चीज क्या है कि जी पूरा का पूरा सेक्शन रिप्रोड्यूस करना, बिल्कुल भी नहीं, कतन नहीं। कोई भी बच्चा बुक खोल के उसको रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि अगर किसी ने बुक खोल के रिप्रोड्यूस किया तो उसका पेपर कंप्लीट ही नहीं हो सकेगा। उसमें लॉ डिस्कस करने का मतलब होता है रेलेवेंट प्रोविजन जो आपको याद है, जो आपने समझा था, उसको अपनी लैंग्वेज में डिस्कस करना, क्योंकि इस इशू के बारे में कानून में ये प्रोविजन मौजूद है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप उसका रेलिवेंट हिस्सा लिखोगे। ठीक है बेटा, चलो बच्चों खुश रहो, इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे मुलाकात होती है। उम्मीद है कि आज आपने जो मेथड सीखा वो आगे चल के आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा, और जो ड्राफ्टिंग की बीच बीच में क्लासेस होंगी ये इसी तरह चलती रहेंगी, और उस पर प्रैक्टिस चलती रहेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।